जबरदस्त एक्शन ग्लोबल क्यूज के दम पर आप हमारे बाजार में देख रहे हैं। वीकली एक्सपायरी है और बाजार बढ़िया मोमेंटम में है। सुबह के ओपनिंग हाई से थोड़ा निफ्टी नीचे आया बट गेन्स होल्ड कर रहा है। 125 अंक ऊपर आपको दिख रहा है और बैंक निफ्टी यहां पर आपको जबरदस्त तेजी का माहौल दिख रहा है। इनफैक्ट 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है और अगर आप देखें सुबह से ही अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख रहा है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आ रही है बैंक्स में और आप देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स का तो पार्टिसिपेशन है ही, साथ ही पीएसयू बैंक्स में भी बढ़िया रोटेशन बनते हुए दिख रहा है। कई सारे नतीजे भी आने वाले हैं, आखिरी 1.5 घंटा है, उसके बाद वीकली एक्सपायरी भी आप देखने वाले हैं और ऑफ कोर्स त्योहारी सीजन है, बाजार सेलिब्रेशन के मूड में। तो क्या करना है सेलिब्रेटरी मूड में, क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, कहां पर रखनी है नजर, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। पर आइए सबसे पहले तो अनिल जी से जानते हैं उनका बाजार पर नजरिया और इस समय की बड़ी बातें क्या है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाजार तो बढ़िया एक्शन में है। जिन लेवल्स पर हम छोड़ के गए थे वहां से और थोड़ा अच्छा ही होते दिखा, स्पेशली बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें। बिल्कुल, तो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशली निफ्टी थोड़ा ठंडा है, बैंक निफ्टी मजबूत है। बचे हुए 1.5 घंटे का एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी का। बड़ी बातें एक बार पहले देख लीजिए। 17,650 से थोड़ा सा ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 38,900 के आसपास डे हाई के नजदीक बैंक निफ्टी है। निफ्टी ऊपरी स्तर से 50 पॉइंट नीचे है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। IT, NBFC और बैंक्स, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां मजबूत खरीदारी होती दिख रही है। तीनों इंडेक्स 1% मजबूत है। वहीं FMCG, मेटल और ऑटो शेयरों में थोड़ी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, 50 से 100 अंकों के बीच में झूलते हुए, लेकिन है हरे निशान में। यूरोप में उत्साह नहीं है आज। अगर आप देखें तो जिस तरह की तेजी अमेरिका में बनी है, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, उसको देखते हुए अगर यूरोप के बाजार देखेंगे तो ऐसा लगेगा इनको कुछ करने का मूड नहीं है। सुस्ती वाला माहौल वहां पर आपको ज्यादा नजर आएगा। तो यह है अब तक की तस्वीर और बड़ी बातें। बिल्कुल सर, तो चलिए ये आपके लिए बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय और बड़ी बातें भी बाजार की यही इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से आपको और तेजी का माहौल बन सकता है, दिख सकता है। तो एक्सपायरी किन लेवल्स पे होगी सर, ये भी रखना है जरूरी। बट एक नजरिया आपसे, एक तो जो निफ्टी में चल रहा है वो तो है, और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज बाजार को पकड़ा हुआ है, गिरने का नाम नहीं दे रहा है और अगर आप देखें तो पिछले 2 घंटे से ये लेवल पर है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है बट इस लेवल पर भी काफी मजबूत खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी सर। बैंक निफ्टी तो बहुत मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है, लेकिन निफ्टी का अगर आप देखें तो दीप थोड़ा ठंडा है। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो अगर बैंक निफ्टी को हटाकर आप देखेंगे तो बाजार में आज तेजी नहीं है। नहीं है ना। अच्छा, 2 रीजन है। 550 पॉइंट की तेजी अमेरिका में हुई, किसको पता था? किसी को नहीं। उसके बाद सुबह से डाउ फ्यूचर्स आपके ऊपर है, अभी तो थोड़ी देर पहले तक तो 100 पॉइंट भी ऊपर थे। उसके बावजूद अगर हम 0.5% बढ़े हुए हैं, मुश्किल से 150 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर है, तो कोई तेजी थोड़ी है ये। आज तो सप्लाई है। करेक्ट। एक दूसरा, जहां खुले उस हाई को आपने पार ही नहीं किया वापस से पूरे दिन भर में, तो काय की तेजी। मुझे तो आज के मार्केट में ऐसी वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही जो दिखनी चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं, मजा नहीं आया। अच्छी बात नहीं, मजा तो देखो इसमें ऐसा है कि अगर मौका मिल जाए तो 17,600 के आसपास आ रहा है तो वो आपको मौका दे रहा है। 17,631 का लो है तो वो ठीक है, जो चीज अपने चाहते हैं। लेकिन अगर तेजी देखनी है, मजबूती देखनी, तो वो बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी किसी भी लेवल से नीचे नहीं आया, डे हाई के आसपास है और स्पेशली तब जबकि आपको निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी मजबूत है। तो अगर तेजी देखनी है तो वो बैंक निफ्टी में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से देखेंगे तो कोई खास मजबूती और तेजी वाला मामला है नहीं दीप। सो आई थिंक देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आज मैं सोच रहा हूँ वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। मेरा विचार ये बन रहा है कि आज 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी 2:25 पे कर ले। हाँ ठीक है, ऐसा विचार है, ताकि क्या है कि इंटरेस्टिंग डेटा है और मैं ये देख रहा हूँ आखिरी मिनटों में, आखिरी 1.5 घंटे में एक बढ़िया मौका अगर 17,600 625 की रेंज में फिर से आता है, वो खरीदने का बन सकता है। बैंक निफ्टी तो खैर कोई खास नीचे आने का संकेत दे नहीं रहा है। 38,750 बढ़िया जगह है, अगर वहां मौका मिलेगा तो वहां लेना चाहिए। यहाँ से 125 पॉइंट नीचे और निफ्टी यहाँ से 40 पॉइंट नीचे मिलता है तो खरीदने का मौका बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में, और थोड़ी देर में मैं डेटा भी देख लेता हूँ किस तरह के बने, तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा। डन सर, तो चलिए थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी लेते हैं। आइए तब तक जो नतीजे आज के आ गए हैं वो भी जान लेते हैं और आज की खबरें इस पर भी डालते हैं नजर। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। आज अरमान से करेंगे शुरुआत। अरमान पहले बता दीजिए, क्योंकि कुछ नतीजे भी आ चुके हैं, कौन से हैं वो और आज की खबरें क्या हैं ये भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले अगर नतीजों पे आप भारत फोर्ज पर ध्यान दिखेगा, भारत फोर्ज के नतीजे हैं, मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में 46% का आपको उछाल आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आय की बात करेंगे, आय में भी आपको 28% का उछाल आता हुआ दिखा है और मार्जिन हालांकि वहां पर घटकर आए हैं, 28.6% से घटकर 24.7% पर आते हुए दिखे हैं। सफायर फूड्स की बात करें, जो कंपनी तो है घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी पहले 26 करोड़ का जो घाटा था, अब
38 करोड़ का उनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। वहीं आय की बात करें, आय भी 303 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। ग्रिव्स कॉटन, वहां पर भी नतीजे कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। पहले लगभग 22 करोड़ का घाटा था, जो इस बार लगभग 16 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और आय में भी आपको देखेंगे लगभग 190% का आपको उछाल देखा गया है। शेवियट कंपनी का मुनाफा 22 करोड़ से घटकर सिर्फ 10 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अगर आय की बात करें, आय में भी आपको 19% का उसमें उछाल देखा गया है। स्पेंसर रिटेल की अगर बात करें तो कंपनी का जो घाटा है वो लगभग 23 करोड़ से बढ़कर लगभग 34 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और आय में भी आपको दिखेगा लगभग 13% का आपको उछाल देखते हुए मिला है। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा जाइडस लाइफ साइंस पर, क्योंकि इनको यूएस एफडीए से एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ये जो दवा, ये मॉर्निंग सिकनेस को जो दूर करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। पीवीआर, जिसमें तेलंगाना में 4 स्किन मल्टीप्लेक्स कंपनी ने खोले हैं। एनएमडीसी पर भी खबर आती हुई दिखी है, जिसमें फाइन ओर की कीमतों में 100 प्रति टन की बढ़ोतरी और लंप आयरन ओर की कीमतें 200 प्रति टन की बढ़ोतरी की गई है। और अंत में मेरे पास ब्लॉक डील्स है काफी सारी, जिसमें रेडिंगटन 15 लाख, आईसीसीआई बैंक 58 लाख, इंडियन होटल्स 15 लाख, जोमेटो लगभग 38 लाख, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 13 लाख और अंत में गेल लगभग 22 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की, जहां पर रखनी है आपको नजर आई। आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नतीजों का सीजन भी खत्म होने वाला है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए। नतीजों का सीजन तो खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले तो काफ़ी सारे कंपनीज अपने नतीजे घोषित करेगी। निफ्टी से आज अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आते दिखेंगे। एफएनओ से बाटा इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड और अरबिंदो फार्मा अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। एसपी अपैरल्स पे नजर रखिए, क्योंकि बोर्ड की बैठक है आज, जहां पे बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। कल के अगर ट्रिगर्स देखें तो रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से डिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड ओएनजीसी के नतीजे आते दिखेंगे। और एफएनओ से अपोलो टायर्स, इन्फोएज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एस्टल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिया सीमेंट, सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज कल अपने नतीजे घोषित करेगी। साथ ही साथ जो डेटा है, सीपीआई डेटा जुलाई मंथ का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो जून मंथ का है, वो भी कल आते आपको दिखेगा। एसजेवीएन पे भी नजर रहेगी, क्योंकि बोर्ड की कल बैठक है फंड जुटाने को लेकर, तो वहां पे भी नजर रहेगी। साथ ही साथ एक आईपीओ भी कल ओपन होने वाला है। शामा एसजीएस टेक्नोलॉजी कल अपना आईपीओ खुलेगा। जो साइज है वो 840 करोड़ के आसपास है और जो प्राइस बैंड है वो 209 से 220 के आसपास है। आयशा मोटर्स भी कल फोकस में रहेगा। एक्स डेट है उनके फाइनल डिविडेंड की। ग्लोबल से जीडीपी डेटा आने वाला है, हांगकांग और यूके से Q2 का, तो वहां पे नजर रहेगी। साथ ही साथ यूरोप से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है जून के महीने का। और जो सैटरडे, वहां भी काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। लास्ट डे होगा नतीजों का, पर एफएनओ से हिंदुस्तान कॉपर, हनीवेल ऑटोमेशन और जेके सीमेंट जैसी कंपनीज अपने नतीजे घोषित करेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स और खबरें भी ढेर सारी जो आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, इस वक्त तैयार है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जैन साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, और जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में हमारे साथ श्रीकांत जी भी। बिगुल पहला हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। फरमाए सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी। और खरीदारी का स्टॉक है, खरीदना है आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL। अनिल जी, चार्ट्स पर मई, जून, अगस्त तीनों महीने का स्विंग हाई स्टॉक ने निकाला है। 51% का डिलीवरी आज के ही सेशन में यहाँ पर देखने को मिली है, डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। और अच्छी बात यह है अनिल जी की अक्रॉस द स्ट्राइक्स यहाँ पर ब्यूटीफुली कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है आदित्य बिरला फैशन रिटेल में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और इसके लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटजी मैं सुझाऊंगा, जिसमें एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क देखने को मिल सकता है। 290 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 8.5 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 15 रुपए और 18 रुपए के दो टारगेट्स 290 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह का ब्रेकआउट है, जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है, इसको 2 से 3 दिन का नजरिया देकर खरीदारी करके चलने की सलाह है आदित्य बिरला फैशन रिटेल की 290 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। तो ये है आपके लिए 290 की स्ट्राइक के प्राइस का कॉल ऑप्शन भी खरीदा जा सकता है और बाकी फ्यूचर तो आप खरीद ही सकते हैं। और 290 का कॉल खरीदें तो 8.5 रुपये में लीजिएगा और स्टॉप लॉस आपको 5.5 का लगाना है 15 और 18 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तैयार है वागले साहब, एक बिगुल उनके लिए भी, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, खरीदना है जुबिलेंट फूड जिसमें एक मल्टीपल टॉप्स पिछले 1-1.5 महीने के 585 590 के बीच में के 4 या 5 टॉप आज क्लियर हो रहा है। ये जैसे ही 596 597 के ऊपर ट्रेड करेगा, इसमें 610 612 मे बी इवन 615 तक के टारगेट मुझे 1 से 2 दिन में दिखते हैं। आपका स्टॉप लॉस 587 का होना चाहिए। हमने यही लेवल पे हमारे 2 रुपए नीचे हमारे क्लाइंट्स को ये कॉल दिया है और इसमें मुझे पोजिशनली भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर 1-1.5 महीने का व्यू लेते हो, मुझे लगता है ये 700 तक जाने के लिए तैयार है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 560 का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर आप लेना चाहें तो 700 के रखें टारगेट, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से लेना चाहें तो आप 587 587 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं खरीदारी जुबिलेंट फूड में। आइए बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मन इंडस्ट्रीज, जहाँ के नंबर्स आय के लिहाज से तो दमदार है, मुनाफा आधा रह गया, 19 करोड़ से घटकर 10 करोड़ के आसपास मुनाफे का आंकड़ा है। वहीं आय 404 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ आई है, यानी कि आय में है बढ़त 25% की, मुनाफे में है कमी 50% की, और स्टॉक में है गिरावट 5% की इन नतीजों के बाद। बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए एक और सेक्टर स्पेशल लाने का। जी हाँ, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस अमृत महोत्सव के मौके पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे बेहतरीन सेक्टर्स जो आज़ादी के बाद अगले 25 सालों में आपको दे सकते हैं निवेश के बेहतरीन मौके। और ऐसे ही एक नए ज़माने का बेहद इंटरेस्टिंग और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की पसंद का सेक्टर आपके लिए आ रहा है, और लेकर आ रहे हैं अरमान आपके लिए एक बेहतरीन सेक्टर। अरमान, बताइए नए ज़माने का सेक्टर कौन सा है और क्यों है पसंद आप? देखिए सर, सेक्टर है गेमिंग सेक्टर, और ये सेक्टर एक्चुअली में देखा जाए तो ये आने वाले 25 साल इसी सेक्टर के हो सकते हैं। एक तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि ये पिछले 5 साल का इनका जो कैगर से जिस ये सेक्टर ग्रो करा है वो तो 32% है। तो अब आपके मन में ये होगा कि ये तो पुरानी बात हो गई, अब नया क्या? क्योंकि हमारे जो भारत देश की जो युवा जनता है, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन में जो युवा जनता का अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा है किसी भी कंट्री के हिसाब से। जो इस सेक्टर के लिए एक जनरेशन मानी जाती है, जनरेशन जेन जी जिनको बोला जाता है, जो 96 97 के बाद बर्थ हुआ है जिनका, क्योंकि उनको डिजिटली बहुत एडवांस माना जाता है और वो इनका एक्चुअली में टारगेट होता है। तो वो अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप हमारे देश की देखेंगे तो वो 35% है, जाके अमेरिका के सिर्फ 9%, वहीं चीन की अगर देखेंगे तो वह सिर्फ 11% है। उसी के साथ साथ ट्रिगर्स क्या क्या है? स्मार्टफोन, 5G के लिए आपने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम के लिए देखा, इंटरनेट पेनिट्रेशन, और जिस हिसाब से हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन 5G के लिए और स्मार्टफोन्स का बढ़ रहा है, तो ये तो एक क्लियर कट इंडिकेटर हो जाता है इस सेक्टर के लिए कि काफी ज्यादा बूम आ सकता है। एक और डेटा में, जैसे एक नॉर्मल एक डेटा मैं आपसे से शेयर करता हूं कि जो ग्लोबली जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो टोटल जो है $160 बिलियन की है, और हमारा इंडियन मार्केट कितना का है? सिर्फ $2 बिलियन का। तो ओवरऑल सभी पर्सपेक्टिव से आप सभी पैमानों पर देखेंगे तो ये इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ का अनुमान है। इसलिए आपको कौन से स्टॉक्स पे इसके साथ फोकस रखना है, उसमें डेल्टा कॉर्प, नजरा टेक्नोलॉजी और ऑन मोबाइल जैसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप इस इंडस्ट्री पे अगर आपका फोकस है और जो इतनी बूम आ सकती है इसमें काफी पोटेंशियल है, तो इन स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए गेमिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स जो दिख सकते हैं भरपूर एक्शन में। उनमें जाहिर सी बात है डेल्टा कॉर्प तो हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट्स को पसंद है। हालांकि जैन साहब की लिस्ट में आ नहीं पाते हैं ये बड़ी मुश्किल से, कि जब तक ये पुराने नहीं हो जाएंगे जैन साहब इन्हें लेंगे नहीं। जैन साहब 25 साल बाद तो हो जाएंगे पुराने ये। अनिल जी, मुझे पता था आपका क्वेश्चन आप ऐसे ही पूछेंगे, और मुझे डर भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन टॉस ऐसे ही होगा। बट एनीवेज ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन मोबाइल ग्लोबल, मैं परसों मैनेजमेंट को भी सुन रहा था और इस स्टॉक को मैंने जेम्स के लिए भी एक्सप्लोर किया हुआ है, वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस है। बाकी देखिए, नजारा टेक बड़ा करेक्शन दे चुका है, बाकी डेल्टा कॉर्प, बट यस मुझे बहुत ज्यादा मतलब इस सेक्टर पे बहुत भरोसा है, बट लिस्टेड स्पेस में मुझे बहुत अट्रैक्टिव कोई चीज नहीं दिख रही है। लेट्स सी अब कोई चीज आती है या कोई कंपनी प्योरली इनके डेवलपमेंट में हो, कुछ हो तो वैसा देखेंगे। बट ओवरऑल महंगा लगता है मुझे सेक्टर अभी जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है, और आने वाला फ्यूचर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाला फ्यूचर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम में आपको दिख रहे हैं। नतीजों के बाद नज़ारा में भी एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है, तो उस काउंटर पर भी अपने रेडार पर रखना ज़रूरी है। आइए एक बिगुल और हिमांशु जी के लिए वो एक और कॉल के साथ तैयार। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी।
दीपांशु, अभी थोड़ी देर पहले हमने आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर बात की थी। स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है इंडियन होटल्स का, जिसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट है और इस स्टॉक को भी मिस नहीं करना है। दीपांशु, जबरदस्त इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों पहले देखने को मिला, उसके बाद 4 से 5 दिनों की यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिली और आज के सेशन में उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विजिबल है। तो करंट लेवल, स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, 277 रुपए 80 पैसे के आसपास के हैं। इंडियन होटल्स यहां पर खरीदारी करके चलेंगे। 274 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट यहां पर रहेगा 285 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 288 रुपए का। और ये मुझे लगता है कि आज के ही सेशन में दोनों टारगेट्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जिस तरह पे यहां पर कॉल्स की अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है, इंडियन होटल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। नंबर आए थे जबरदस्त और इंडियन होटल लगातार तेजी में बना हुआ है लंबे वीकेंड के पहले, ऐसा मुझे पता चला है। कहीं बुकिंग्स नहीं है। हाँ, वीकेंड में ना। और ट्यूसडे तो बता ही देंगे, या हो सकता है 2:45 बजे वसीम साहब बता दे, पैर रखने की कहीं भी जगह नहीं है। पैर वो चैनल चेक, चैनल चेक साहब का पता चल जाए। अच्छा भाई, तो लेकिन वो गेमिंग वाले में आपने जैन साहब से जो हमने सवाल पूछा, उसके बाद मेरा रह गया था बात करना एक्चुअली। ये वो बता के गए थे अरमान की, कौन सा जेन-जी, मतलब वो 97 98 के बाद जो पैदा हुए, मतलब Y2K के पहले जो पैदा हुए वो जेन-जी है, मिलेनियल्स के बाद वाले। अच्छा, हाँ, ओके। और जेन एक्स और मिलेनियल्स, मतलब कितने कितने याद रखने पड़ेंगे? बहुत ज्यादा। तो कुणाल जी, सब में फर्क क्या है इनमें, जरा कुछ आप बता सकते हैं, कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? अनिल जी, देखिए अनिल जी, बहुत मामूली सा फर्क है। देखिए अनिल जी, जो मेरे जन्म के बाद पैदा हुए, यानी कि मेरे जन्म के तुरंत बाद जो जनरेशन आई है, उसको कहा जा रहा है अनिल जी जेन जी। अच्छा। और ये जो जेन जी है अनिल जी, इसकी असली परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। जेन जी वो लोग हैं अनिल जी, जो लोग जी बिजनेस देखकर बड़े हो रहे हैं अनिल जी। जो अनिल सिंह भी को जी बिजनेस पर देखकर बड़े हो रहे हैं, वो है जेन जी अनिल जी। ये असली परिभाषा। अच्छा, मतलब जेन जी में ZEE है। हाँ अनिल जी, बिल्कुल। जेड को अनिल जी, जेड को यूएस में जी कहा जाता है अनिल जी। तो क्या ये अनिल जी जेन जी है? तो इस कैटेगरी में वागले साहब और बसिन जी भी आएंगे? नहीं अनिल जी, उनको भी देखा जा रहा है। अच्छा, उनको देखा जा रहा है अनिल जी, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे। क्या बात है, वाकई में। हाँ, मतलब जो 97 98 के बाद पैदा हुए, राइट? हाँ, यानी कि 22-25 साल के। बिल्कुल, हाँ, बराबर, परफेक्ट है कुणाल जी, वाह। 97 से, हाँ, गजब की डेफिनेशन है। और मिलेनियल्स 90 के बाद, 81 से 96, 81 से 90, 15 साल, इतना लंबा गैप। अच्छा, ओके। और जेन नेक्स्ट 2012 के बाद से जो हुई। वाह। जेन साहब को किसमें रखा जाए? जैन साहब तो जेन नेक्स्ट ही जैन साहब तो रहेंगे उसमें, आप रखने की कोशिश भी करो दूसरे में, जैन साहब जाएंगे नहीं किसी और में। जैन साहब और सुमित जी का तो वहीं रहने का फिक्स है। चलिए, बढ़िया है। तो हमारे पास सारी जनरेशन वाले हैं लोग, मिलेनियल्स भी हैं, जेन नेक्स्ट भी है, जेन जी भी है, ये बात ठीक है। तो चलिए, कोई भी हो, पैसा बनना चाहिए बस। बिल्कुल। आइए, पैसे बनने की बात चल रही है तो एक दो काउंटर्स पर जरा फोकस किया जाए, क्योंकि बैंक्स में जो बड़ी तेजी बनी है, प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें, एक्सिस ये आपको लीडरशिप आज फिर से दिखा रहा है। नतीजों के बाद भी थोड़ा मोमेंटम आया था, आज फिर से एक्सिस में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जरा सुमित जी नजर डालें एक्सिस के चार्ट पर, आज क्या राय बनती है 2.5% के अपमूव पे? दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करके चलने का राय बनेगा इसके अंदर। आज बहुत कंसोलिडेशन में है मार्केट, लेकिन ओवरऑल व्यू ऊपर का है। तो एक्सिस बैंक के अंदर 750 के ऊपर ये सस्टेन करने का मतलब हो गया कि आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक के अंदर 780 रुपए से लेके 800 रुपए तक का मूव एक्सिस बैंक में देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 730 के पास बनेगा और ऊपर में 800 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए एक्सिस बैंक, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको बनते हुए दिख सकता है। टाटा कंज्यूमर आज थोड़ा कमजोर आपको जरूर दिख रहा है, इस पर रखिएगा नजर। और आज पावर स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी है, एनटीपीसी भी आपके लिए फिसल कर है। बट एक स्टॉक जो मोमेंटम पकड़ रहा है और काफी तेजी से मोमेंटम पकड़ रहा है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। जरा इसके चार्ट पर नजर रखिए, एक बड़ा वाला स्पाइक अभी अभी आपको ग्लेनमार्क पर आते हुए दिख रहा है। फ्रेश खरीदारी के संकेत आए ग्लेनमार्क पर। वागिल साहब जरा देखें सर, ग्लेनमार्क पर अभी अभी जो एक्शन बन रहा है, क्या समझना चाहिए इससे?
दीपांशु, अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो वो उसमें मुझे देने में ज़्यादा कंफर्ट है, क्योंकि मेरा इसमें स्टॉप लॉस 380 का होगा, जो डे ट्रेडर के लिए काफ़ी लंबा है। 3% का स्टॉप लॉस कोई डे ट्रेडर ले नहीं सकता। लेकिन आप अभी बाय करेंगे, थोड़ा सा 2-3 रुपये करेक्टिव मूव आया तो ऐड करेंगे, 380 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और एक हफ्ते भर का व्यू लेंगे तो मेरा 415-420 का व्यू है। शायद ये 430 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ये पैटर्न अभी अभी उभर के निकल रहा है, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस क्लोज नहीं बैठ रहा है, मैं इंट्राडे के लिए नहीं दूंगा इसको। तो यह है आपके लिए ग्लेनमार्क, जिस पर आपको रखनी है नजर। आज कंजम्पशन यूनिवर्स से भी कई सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं और बंसल जी, एक स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड मेट्रो ब्रांड्स, जरा इसका चार्ट देखिए। लाइफ हाई पर है, हालांकि जितनी छोटी जर्नी रही है इसकी अभी मार्केट्स में, बट लाइफ हाई पर मेट्रो ब्रांड्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सर जरा देखें इसके चार्ट को, क्या सुना? जरूरत ही नहीं, याद है? याद है, हाँ। अभी एक दिन दो दे दिए थे ना एक साथ। हाँ, M4 मैक्रो टेक और M4 मेट्रो ब्रांड, वही वाले ना बंसल जी, बराबर याद है ना? बिल्कुल अनिल जी, ये तो याद है अनिल जी। और ये नहीं, आपको नहीं, मैं मेरा पूछ रहा हूँ, मेरा नहीं, आपको नहीं, आपने तो क्या, आपको तो होनी चाहिए, मैं मेरी बोल रहा हूँ, मुझे बराबर याद है ना, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। अनिल जी, दिक्कत ही इस चीज की है, आपको तो एक्स्ट्रा याद रहता है। बाकी लोग इस चीज के सिटी जी तारीफ करते हैं, तो हिमांशु भी तारीफ करने लग रहा है। अनिल जी अभी उन्होंने सफर नहीं करा, जब इस याददाश्त को मतलब की दिक्कत देगी ना, तब समझ में आएगा कि अनिल जी को ज्यादा याद रहता है। बताए सर मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। अनिल जी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। आज तो अनिल जी काफी ऊपर के हाइज लगा के आया है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। इन स्तरों पर अनिल जी खरीदारी की राय नहीं है, तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मेरा और अनिल जी, कुणाल जी का थोड़ा डिस्कशन चल रहा है एक राखी स्पेशल स्टॉक के लिए, तो एक बार निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो उस पर खरीदारी की राय होगी। मेट्रो ब्रांड्स पर रखनी है नजर। एबी फैशन की अभी बात चल रही थी और अनिल जी, ट्रेंड, जरा इसके नतीजे देखिए सर, जबरदस्त नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है, 127 करोड़ के घाटे के सामने सर 130 करोड़ का मुनाफा आया है। ऑलरेडी इंप्रेसिव है, बट अनुमान 104 करोड़ का था, तो उसके सामने 130 करोड़ का मुनाफा आया है। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपको लगाना चाहिए जहां तक इसका सवाल है। दूसरा सर, आय का आंकड़ा देखिए, 492 करोड़ से आपकी आय बढ़कर 1800 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। तो आय में आपने 3.5 गुना का उछाल देखा है। अनुमान था 1450 करोड़ का, तो अनुमान को भी आय ने यहां से लगभग 350 करोड़ से बीट करा है। तो बहुत ही बड़ा बीट है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पर, जहां तक ट्रेंड का सवाल है। कुणाल जी, जरा आप चार्ट भी तैयार रखें ट्रेंड की। फर्स्ट कट बहुत ही शानदार नतीजे, कामकाजी मुनाफा 290 करोड़ का आया है यहां पर। वो भी एक शानदार आंकड़ा है, क्योंकि हमारा अनुमान 260 करोड़ का था, तो 260 करोड़ के सामने 290 करोड़ का आपके लिए कामकाजी मुनाफा आते हुए दिख रहा है। और ओवरऑल शानदार नतीजे। चार्ट्स क्या कह रही है सर? इस समय तो रिएक्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स अच्छे नतीजों पर। देखिए, जबरदस्त चार्ट है दीपांशु। स्टॉक लगातार कितने सालों से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और पूरे अपने पेयर ग्रुप को भी कर रहा है, तो मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। एक ब्रेकआउट गैप के साथ आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। इसमें गिरावट में इसको बाय करें। इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल्स पर आप इसको खरीदें, एक्यूमुलेट करें, कुछ समय रखें, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2000 रुपए के लेवल्स भी आपको दिखाने की ताकत रखता है। तो गिरावट में एक्यूमुलेट करने की राय है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस 1320 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। और इस स्टॉक पे मुझे उम्मीद है कि इमीडिएटली अगर आप देखें तो 1400 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रेंड 1400 के लेवल्स पर जाने की तैयारी में है। शानदार नतीजे कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक भी उसी पर आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो एक्शन में कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर आपको बढ़िया एक्शन बन रहा है। वहीं पर रखी नजर। मेट्रो ब्रांड्स की अभी हम बात कर रहे थे, ट्रेंड है, एबी फैशन है, देवयानी इंटरनेशनल एक और कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर जिसमें आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। 6% ऊपर है देवयानी इंटरनेशनल और डेज हाई पर इस समय इसकी चार्ट आपको दिख रही है। सुमित जी, जरा नजर डालें देवयानी के चार्ट पर 200 का लेवल क्रॉस करते हुए काउंटर। पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक 200 का लेवल आज क्रॉस कर रहा है और ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 10% से लेके 15% तक का मूव आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 191 रुपए का है, ऊपर में 215 रुपए से लेके 225 रुपए तक के लेवल देवयानी में आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है 10-15 दिनों के अंदर ही देखने को मिले। पोजीशंस होल्ड करें, यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। और दीपांशु, यहाँ पर एक बिगुल भी, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट।
बताएं सर। दिवांशु, भाई का स्टॉक रडार पे आया है, जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 108 रुपए 25 पैसे, 108 रुपए 30 पैसे। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 200 डीएमए लेवल आज उसके ब्रेक हो रहे हैं, पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। और एबी कैपिटल में मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर यहां से 112 रुपए से लेके 116 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। एबी कैपिटल में जो चार्ट्स में नीचे में सपोर्ट है 104 रुपए 105 रुपए के पास है, तो 104 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 112 से लेके 116 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में जल्दी शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड बनता है। एबी कैपिटल में 110 वाला कॉल 2 रुपए 75 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 1.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 4.5 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट एबी कैपिटल के 110 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 112 से 116 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें एबी कैपिटल, खरीदारी करें एबी कैपिटल, ये है आपके लिए राय इस समय 112-116 के टारगेट के लिए। जो ट्रेंड की बात चल रही थी, बाकी नतीजे तो शानदार रहे हैं, थोड़ा मार्जिन अनुमान से कम आए हैं, वहां पर आपको रखनी है नज़र, बट एक्शन में है ये काउंटर। और दूसरी बात, जो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती हुई दिख रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 84% थी, वो गिरकर 53% आ गई है। और तिमाही दर तिमाही भी आपने सुधार देखा है, 67% थी रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो गिरकर अब 53% आ गई है। तो डेफिनेटली कामकाजी तौर पर बहुत बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। थोड़े मार्जिन्स फिर भी अनुमान से कम आए हैं, बट रेवेन्यू, बॉटम लाइन और कामकाजी मुनाफा तीनों पर ही अच्छी प्रदर्शन आपने आती हुई देखिए जहां तक ट्रेंड का सवाल। इसीलिए स्टॉक की बढ़त जो है अब थोड़ी सी रुकती हुई नजर आ रही है। एक्शन थोड़ा सा जो तेजी का बन रहा था वो रुका है। सेठी साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उससे पहले वक्त है बुल वर्सेस बियर का। आप सोच रहे हो अभी कौन सा बुल वर्सेस बियर का, आज क्यों? जी हाँ, बिल्कुल आज जरूरी है, क्योंकि नतीजे आए हैं कोल इंडिया के, और कोल इंडिया को चाहने वाले भी कम नहीं, तो उसको वो कितना भी बढ़ जाए तब भी उसको भला बुरा कहने वाले भी लोग काफी हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो वक्त अच्छा है, और यही वक्त है जब देखा जाए कि क्या वाकई में बुल वर्सेस बियर, कोल इंडिया कौन पड़ता है भारी। नुपुर और साथ ही वरुण दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो नुपुर करिए शुरुआत। सर आज फोकस में कोल इंडिया, जैसे कि आपने कहा नतीजे काफ़ी बढ़िया आए थे अनुमान से, और सीधा सीधा इसका कारण है जो कंपनी ने बेहतरीन ई ऑक्शन प्रीमियम्स देखे हैं अपनी पहली तिमाही में, जिसके चलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आते दिखे हैं। इसी के चलते जो नतीजे थे वो काफ़ी बेहतर आए हैं अनुमान से, और उम्मीद है कि आगे चल के भी ये जो रियलाइजेशंस में अच्छा मोमेंटम दिखा है वो बना रहेगा। देखिए, रियलाइजेशंस में मोमेंटम इसके लिए आया था क्योंकि कोयले के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली थी, और हुआ क्या है कि कच्चे तेल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, वहां बढ़ोतरी देखने मिली। इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों ने कोयले की तरफ शिफ्ट किया है, और वो भी इसके लिए हुआ है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब रशिया और यूक्रेन पूरी जिंदगी भर तो लड़ते नहीं रहेंगे, और गैस और तेल के दाम इतने बढ़ेंगे नहीं हमेशा के लिए। इसके लिए माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो कोयले के दाम बढ़े हैं ये अस्थायी है, और लंबी अवधि में शायद इतने लंबे दाम जो है कोयले के नहीं टिकेंगे। और वैसे भी देखिए, लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोयले का अस्तित्व ही कहीं ना कहीं खतरे में है, तो कोल इंडिया कहाँ से बचेगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तरफ शिफ्ट हो रहे, तो आगे चल के काफ़ी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स भी है, जैसे कि कंपनी कोयले से रसायन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी एक कदम बढ़ा रही है, और इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी कंपनी ने अनाउंस किए। पीएलआई के चलते भी इस क्षेत्र में काफ़ी फायदा आता मिलेगा कंपनी को। साथ ही साथ ये एक सेक्टर स्पेस हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो गेम चेंजर बन के कंपनी के सामने आ सकता है। ऑलरेडी कंपनी ने इसमें अनाउंस कर चुकी है। डेफिनेटली नए क्षेत्र में कंपनी से उतरेगी जरूर, लेकिन एक दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ ये है कि जो भी ये कंपनी कारोबार करती है वो एफएसए के थ्रू करती है, यानी कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के थ्रू। अब एक बार आप एफएसए कर लेते हैं तो जो बढ़ते हुए दाम है उसका ज़्यादा फायदा इनको मिलता नहीं है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इस बार तो चलिए ई ऑक्शन के जो रियलाइजेशन है वो सुध रहे हैं, लेकिन एफएसए के चलते आगे चल के कंपनी को मुनाफा होगा कि नहीं होगा, मार्जिन से ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे भी देखिए, लगातार ये कंपनी जो है अपने वेतन को बढ़ाते जाती है अपने कर्मचारियों को। कौन सी कंपनी है जो 40% अपने रेवेन्यूज़ का वेतन देती है? कोई नहीं, लेकिन कोल इंडिया देती है, और वो एक दिक्कत की बात है जो कि इस कंपनी के ऊपर हमेशा हैंगओवर बना रह सकता है। लेकिन इस पर मैं आगे करूंगी कि कंपनी ने कहा है कि वो जो वेतन नेगोशिएशन है उस पर भी फोकस करेगी आगे चलकर, और साथ ही साथ जिस हिसाब से हमने समर्स में देखा था कि बिजली की काफ़ी खपत हुई थी, और उसी के चलते जो मांग है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी, और जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। साथ ही साथ अब 75% बिजली का जो उत्पादन है वो थर्मल पावर के द्वारा आता है। ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है कंपनी की ग्रोथ और प्रोडक्शन की तरफ।
चलिए, थर्मल पावर से ज़रूर आता है, लेकिन आगे वेतन का लेके क्या करेंगे वो पता नहीं। मुझे याद है कि हाल फिलहाल में करीब 10,000 करोड़ के आसपास का एडजस्टमेंट जो है इनको बढ़ते हुए वेतन के चलते करना पड़ा था। तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर है इस कंपनी पे, और ओवरऑल ऑपरेशनल खर्चे भी इस कंपनी के देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ हमेशा रहेगी। वेतन अगर बढ़ता है तो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा, और डिविडेंड अगर बढ़े तो शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया, क्योंकि इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो डिविडेंड यील्ड है वो करीबन 8-9% के आसपास रहता है। डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड अच्छा है, लेकिन इस कंपनी ने अभी भी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ के प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ के प्राइस के ऊपर गया नहीं है। नो डाउट इसने हाई बनाए होंगे 400-450 के आसपास के, लेकिन तब भी जिसने लिया उसने अपना कैपिटल खोया ही है। डिविडेंड ज़रूर कमाया है, लेकिन कैपिटल लोग खो चुके हैं इसमें। ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन आज तो काफ़ी मोमेंटम है, और इस साल इनफैक्ट आज स्टॉक ने 52 वीक हाई टच किया था, और इस साल ये स्टॉक में 40% का उछाल आते दिखा है स्टॉक में। इसी के साथ ब्रोकरेजेस का भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। CLSA के साथ शुरुआत करें तो वहाँ पे बाय की रेटिंग को बनाए रखा है, लक्ष्य 250 का है। मैक्वेरी ने भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बना के रखा है। लक्ष्य इनफैक्ट उन्होंने अब बढ़ा दिया है, 185 से बढ़ाकर 256 कर दिया। जो JP मॉर्गन है उनकी भी ओवरवेट की रेटिंग बनी हुई है, इन्होंने भी अपना लक्ष्य बढ़ा दिया। जो 265 था वो अब 270 होते दिखा। डेफिनेटली इसी साल 50 वीक हाई इसने छुआ है। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर इसी साल 50 वीक लो भी ये छू जाएगा, इस तरह का स्टॉक है ये। लेकिन देखिए ब्रोकरेज हाउसेस जो है इस पे काफी बेरिश भी है। जेफरीज 175 के टारगेट दे रहा है और सिटी 220 के आसपास के टारगेट दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से गिरावट भी हो गया। यस अनिल जी। तो ये नूपुर ने तो पहली बार ही बुल वर्सेस बियर किया। यस अनिल जी, है ना? तो वरुण वैसे ही हार जाना चाहिए तुम्हें। तो जान लो पहली बार कर रहा है, नहीं तो फिर वो कोई ऐसा बोलता अगली बार से नहीं खेलूंगा तो। नहीं अनिल जी, खेलेगी क्यों नहीं खेलेगी। तो ये है कोल इंडिया पे बुल वर्सेस बियर। और मेरे ख्याल से कोल इंडिया किसने किरण जी ने दिया था, आशु जी ने दिया था, और उसके अलावा भी मेरे ख्याल से और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी पिक आते दिखे। तो ये स्टॉक तकनीकी तौर पर तो मुझे अच्छा। एक सबसे बढ़िया बात इसकी ऐसे कि चुपचाप कब बढ़ जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, रेडार पर बहुत कम होता है। तो ये है वो स्टॉक जिसने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया भी है। जैन साहब 220 रुपए के आसपास खरीदा जा सकता है, या है तो पड़ा रहने दे, नया ना ले? नहीं, बिल्कुल पड़ा रहना देना चाहिए। अनिल जी पहले तो आज गुप्ता जी को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, रक्षाबंधन पे शायद गुप्ता जी छुट्टी पे है। अच्छा, वो बुल वर्सेस बियर में कुशल जी नहीं यही अभी बुलाते हैं, रुको उनको बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं। तो वो कौन से रोल में ज्यादा ठीक लगता है आपको, बुल में या बेयर में? वो बुल में ठीक लगता ना, बेयर में वो आराम से करने वाले, बेयर में वो बुल तो थोड़ा एक्टिव ज्यादा होता है। ऐसा है। तो चलिए, मैं उनका पर्सनली उनको क्या मिला नहीं हूँ तो मैं अब समझ। अच्छा ओके। एनीवेज अनिल जी, ये स्टॉक मुझे याद है आपने भी स्टॉक को दिया था काफी निचले लेवल पे, और आई थिंक 150 के लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, तब की बात। और ये तो देखिए स्टॉक डिविडेंड के लिए जाना जाता है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि PSU स्टॉक्स पे जो हिस्टोरिकली जो FIIs और इंस्टीट्यूशंस का कम इंटरेस्ट रहता था, अब शायद यहाँ पे काफी रुझान दिखने को मिला, और पिछले कुछ महीनों में काफी बाइंग आई है PSU स्टॉक्स में। PSU बैंक जैसे कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल बने रहे। और माइनिंग स्टॉक्स पे पर्टिकुलरली मैं काफी बुलिश रहता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ROC है, ROE है या OPM है, ये सब बहुत हाई होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड, और डिविडेंड का खेला है बहुत बड़ा, और जो भी तर्क दिए बुल साइड के मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ स्ट्रांग होल्ड एंड बाय ऑन डिक्लाइंस। और 200 किलो अभी भी ये IPO की जो लिस्टिंग हुई थी आई थिंक 2010 में नवंबर 4 तारीख की, मुझे जहां तक ध्यान है, तो उस हिसाब से अभी भी कुछ नहीं हुआ इसमें। गेंस तो इसने नहीं दिए हैं, बट हाँ डिविडेंड यील्ड जैसे नूपुर बता रही थी ये अट्रैक्टिव रही है, और एक साल की ऊंचाई पर भी आपका काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कोल इंडिया अब यहाँ से कहाँ जाएगा वो एक लिए इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी। फिलहाल 220 के लेवल पर सपाट कारोबार करते हुए दिख रहा है। आइए कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का वक्त है, उसके बाद अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देंगे। करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है आज बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, 2 स्टॉक है आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जी सर प्लीज बताएं। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सुब्रोस, जो अभी 320 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी कार एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि
इस एयर कंडीशनर्स मार्केट में, कार एसी मार्केट में 42% का मार्केट शेयर ओन करती है। कंपनी का एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, जहां इनके जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन, वो अराउंड 20% स्टेक ओन करती है। फिर इनकी जो मेजर कस्टमर है मारुति, उसके पेरेंट सुजुकी ओन करती है अराउंड 11.96% स्टेक। तो ये दोनों इस कंपनी में हिस्सेदारी भी ओन करते हैं। ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, फिर बसेस, ट्रक्स और फिर रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इन सब को कैटर करती है, जहां से बहुत ही दमदार इसका परफॉर्मेंस रहा। और हम देख भी रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और जिस तरह से ये 4 व्हीलर्स की और सीवीज की डिमांड बढ़ रही है, तो उसका एक बड़ा फायदा होना है। FY23 में अभी ये जो फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आए हैं, नतीजे बेहद ही दमदार है। पिछले साल जो इस क्वार्टर में 3 करोड़ का पैट था, वो बढ़ के हो गया है 11 करोड़ का पैट। बाकी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न रेशियोज है। अच्छी खासी FIS DIS की हिस्सेदारी है अराउंड 13.1%, जिसमें DSP, सुंदरम, निपॉन है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल्स 321-22 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 345 का टारगेट और 315 का स्टॉप लॉस। सुब्रॉस पर करें खरीदारी 345 के टारगेट के लिए, इस पर रखनी है नजर। दूसरी कॉल दें सेठी साहब। हाँ दीपांशु, दूसरा जो आज का स्टॉक है, अभी थोड़ी देर पहले माइनिंग कोल इंडिया की बात हो रही थी माइनिंग की, तो माइनिंग इंडस्ट्री को कैटर करने वाली कंपनी है तेगा इंडस्ट्रीज, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 491। ये तेगा नाम के पीछे भी एक कहानी है। ये कंपनी पहले टेक्नो नाम की कंपनी थी, और इन्होंने फिर स्केगा नाम की एक स्वीडिश कंपनी को एक्वायर किया, SKEGA, और दोनों को कंबाइन करके तेगा इंडस्ट्रीज बन गई। दिसंबर 2021 में IPO आया था 453 रुपए पे, और वो IPO को जबरदस्त एक 219 टाइम का सब्सक्रिप्शन का रिस्पांस मिला था, और स्टॉक वहां से तो बहुत अच्छे हाइज किए, बट अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास, मतलब 490 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है एक दमदार कंपनी है, जिसको करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। ये कंपनी क्रिटिकल और रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाती है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। ग्लोबल जो माइनिंग कंपनीज है वो इनके क्लाइंट्स है। फिर 55 से ज्यादा इनके मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 3 इंडिया में, बाकी 3 एक चिली में है, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया में है। और कंपनी का अभी 70 देशों में 513 साइट्स पे काम चलता है। और इनका एक डायना प्राइम नाम का एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट है, जिसकी मार्केट साइज है $1 बिलियन की। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे 490 के आसपास। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 510 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 485 रुपए का। भाई के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी टेगा इंडस्ट्रीज में, और सुब्रोस भी है पसंद। ये है जेठी साहब की तरफ से 2 दमदार पिक्स। आइए बढ़ते आगे। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा तैयार है नितिन जी, और वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएंगे आज की एक्सपायरी के लिए, और उससे पहले उन्हें देना है हीरो या जीरो ट्रेड। नितिन जी का हीरो या जीरो ट्रेड, सबसे पहले बताएं नितिन जी क्या है आपको पसंद? अनिल जी, बैंक निफ्टी का 38,900 की कॉल ऑप्शन, 38,900 की कॉल ऑप्शन जो 50 रुपए में मिल रही है, ये हम खरीदेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम 10 रुपए का रखेंगे, यानी 40 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। है वैसे हीरो जीरो, बट मुझे लग रहा है कि 120 रुपए की हो जाएगी। लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी करीब करीब डे हाइस पे है, और ऑप्शन राइटर्स भी हम देख रहे हैं कि इसी लेवल पे काफी है। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन लेके चल रहे हैं। 38,900 की कॉल ऑप्शन जो 50 में मिलती है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 100 से 120 का होगा। तो 120 के टारगेट के लिए। और पिछले हफ्ते भी नितिन जी की तरफ से जो निफ्टी पर कॉल ऑप्शन आया था, उसने कमाल किया। हीरो या जीरो ट्रेड में आज फिर से 38,900 का डीप। सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं क्या हुई पिछले 15 मिनटों में, इससे पहले कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि नितिन जी ने बता दिया तो मुझे यहाँ बताना चाहिए। डाउ फ्यूचर्स डबल हो गया। यस सर, 50 पॉइंट से 100 पॉइंट हो गया। बिल्कुल। तो डाउ फ्यूचर में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी, और 17,650 के आसपास निफ्टी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी फिर से 38,900 से 39,000 की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो 39,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्शन होता हुआ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर नितिन जी की तरफ से 38,900 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। आज की एक्सपायरी का हीरो या जीरो ट्रेड है, 50 के आसपास लीजिए, 10 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अब मैं तैयार हूँ आपके लिए स्ट्रैटेजी। हाँ, आइए लेते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर जैसा आपने कहा एक्शन अच्छा है, डाउ फ्यूचर्स वापस मोमेंटम में आ रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको सपाट कारोबार दिख रहा है, बट कल 3% की तेजी दिखी थी। यूरोप के बाजार थोड़े सुस्त हैं बट मिले जुले हैं सर, ऐसा नहीं है कि यूरोप में कुछ एक्शन नहीं हो रहा, इनफैक्ट नेक्स्ट डे सर से थोड़ा ऊपर ही आ रहे हैं। एक ही चीज़ है सर, आज कच्चा तेल 98 पर आ गया, तो 2 दिनों में 94 से हमने 98 कच्चे तेल को आते हुए दिखाया। सिर्फ यही एक फैक्टर है जहां पर रखनी है नजर, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात है, रुपया आज सुबह काफी मजबूत खुला था, 25 पैसे मजबूत हो गया था, वहां से गेंस गिव अप करके लगभग सपाट हो गया। तो ये 2 फैक्टर्स पर रखनी है नजर, डॉलर वापस मजबूत हो रहा है और कच्चा तेल वापस मजबूत हो रहा है, बट अदरवाइज सारे फैक्टर्स फेवर में है। एशिया में दमदार तेजी थी, 2.5% हांगकांग, 1.5% शंघाई, ताइवान भी आज 1.5% ही ऊपर था। इसे चाहे आप अच्छा समझे चाहे खराब समझे कि हम ज्यादा भागे नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा भागे होते तो ज्यादा दिक्कत होती, तो बहुत तेजी हुई नहीं। दीप एक चीज क्लियर है कि क्लोजिंग आपकी आज 17,600 के नीचे नहीं होगी। ओके, जो डेटा बने हुए 17,600 के पुट पर 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जो डेटा बने हुए कॉल साइड में 17,700 के कॉल पर लगभग दुगुना इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 90 लाख शेयर। ये वीकली एक्सपायरी है। एक जमाने में मंथली एक्सपायरी के दिन सारी स्ट्राइक प्राइस मिलाकर 1 करोड़ 90 लाख शेयर नहीं होते थे। आज एक मतलब गजब का इंडेक्स में खेलो इंडिया खेलो ना, कौन सा पार्टिसिपेशन, खेलो इंडिया खेलो, खेलो पार्टिसिपेशन तो अलग अच्छा शब्द है, ये तो और ये तो सबको खेलना ही है। सुबह शाम जो दिन भर में कर करा के शाम को हिसाब करके जीरो कर दो, ये वैसा वाला मामला है ना। सो वो पूरा एक्शन वही वाला हो रहा है। सो अब आपके 17,700 के पार आज दबा के कॉल रेटिंग हुई है। दीप एक और चीज डेटा बताता हूँ जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जी। 17,700 के कॉल पर 1 करोड़ 90 लाख शेयर, 17,750 1 करोड़ 13 लाख शेयर, 17,800 1 करोड़ 10 लाख शेयर। तो सोचो आप 100 पॉइंट की रेंज में 700 से 800 में करीबन 4.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर खड़े हैं। तो दबा के कॉल राइटिंग हुई है। उसका मतलब यह कि 17,700 के ऊपर की एक्सपायरी दिख नहीं रही आज, और नहीं 17,600 के नीचे। और जो हिसाब से पोजीशन 17,650 में बनी है, 78 लाख शेयर पुट में है और 65 लाख शेयर कॉल्स में है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 17,650 से 675 के बीच में बंद होने के लिए तैयार होता दिख रहा है बाजार, जहां पर अभी है। तो अभी तक के डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। अब ये कब हो सकता है? एक ही कंडीशन में कि या तो डाउ फ्यूचर्स 200 हो जाए तो फिर आप तेज दौड़ लगा के 17,700 पहुंच जाए, या डाउ फ्यूचर्स पूरा फ्लैट हो जाए तो आप 50 पर नीचे आकर 17,600 पर हो जाए। और ये डाउ फ्यूचर्स 50 से 100 की रेंज में रहे तो आप कुछ भी खास नहीं करेंगे। 3 बजे तक के लिए लेवल यही है, 17,600 के नीचे अगर आप जाते हैं तो खराब होंगे, 17,700 के ऊपर निकलते हैं तो अच्छे होंगे, नहीं तो आप ज़्यादा पूरी इस बात की संभावना ज़्यादा है इसी 100 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करके आप खत्म हो जाएं। सो ऐसे में 17,700 के आसपास आता है प्रॉफिट बुक करिए, 17,600 के आसपास आता है खरीदारी की कोशिश कीजिए, अदरवाइज 17,650 के आसपास ऐसे आराम से प्यार से देखिए, कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी हाँ ये कमाल कर सकता है थोड़ा सा, बशर्ते कि एक ही कंडीशन है, बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 38,800 पर और आप ट्रेड कर रहे हैं 38,900 के आसपास, ठीक है दीप। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 39,000 पर, 75 लाख शेयर होगा। सोचो 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 38,800 और 39,000। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 38,700 से 38,800, इसके नीचे आपकी क्लोजिंग होगी नहीं। 38,700 38,800 नीचे सपोर्ट रेंज है, इस 100 पॉइंट की रेंज में आते ही खरीदारी आ जाएगी। 38,900 से 39,000 ये रुकावट की जगह है और इसके आते ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो अगर आप 38,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें 3 बजे के पहले तो खराब है, 39,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो और बढ़िया है, बीच में कुछ भी नहीं। तो ऐसा लग रहा है डेटा और बड़ी पोजीशन बनी है और दोनों पोजीशन इस तरह से बनी है पुट और कॉल में कि ज़्यादा इधर उधर मूव करने की गुंजाइश है नहीं। सो कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा पैसा बनाएगा ऐसा लग रहा है, बायर के लिए बनाने की चांस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बैलेंस पोजीशन बनी हुई है, दोनों तरफ की कॉल और दोनों तरफ ऑप्शन राइट किए हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है। 37,800 38,700 38,800 सपोर्ट, 38,900 39,000 रुकावट, 17,600 17,700 बीच में 17,650 जिसके आसपास बंद होने की संभावना। गॉट इट। तो डेटा में ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा, कुछ खास दिख नहीं रहा है इस समय डेटा में। चलिए देखते हैं, एक्सपायरी इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको होनी चाहिए। आइए एक स्पेस जहां पर जबरदस्त एक्शन है वहां आपके सारे गैस स्टॉक्स, उस पर करेंगे फोकस। सारे गैस स्टॉक्स आपके भाग रहे हैं, क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार श्रीकांत जी का कर लेते हैं स्वागत, वो भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT का। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर।
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम दिख रहा है और बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बरकरार है, वो डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर इसे किसी स्टॉक के साथ अगर पैरेलल करें तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन बना है। इसने एक राइजिंग ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाया था, उसका ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के बाद जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 775 से लेकर 780 के हैं। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि काफी एक 15 से 20 रुपए का ट्रेड हमें वेरी शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। शायद मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ऑल्सो शायद ये 775 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चले 759 में, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 750 रुपए का, टारगेट 775 और 785। ओके, एक्सिस बैंक, इस पर अभी थोड़ी देर पहले बात चली रही थी और पसंद आ रहा है ये श्रीकांत जी को। नजर रखते हैं इस पर, एक्शन में भी ये काउंटर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक आज 52 वीक हाई पर ट्रेड कर, लाइव हाई पर, 52 वीक हाई नहीं लाइव हाई पर आज ट्रेड कर रहा है। ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव दिखी है। औरो फार्मा थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, आज इसके नतीजे भी हैं और नतीजों से पहले इनफैक्ट सारे फार्मा स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। औरो देखिए, ग्रैन्यूल्स देखिए, एल्केम देखिए, यहाँ पर खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। ग्लेनमार्क तो ऑब्वियसली हमें मोमेंटम में दिखाई था 4% ऊपर कुछ चल रहा है फार्मा काउंटर्स में जहां पर तेजी है। बंसल जी, औरो को जरा चार्ट देखें, नतीजों से पहले कैसा दिख रहा है सर? अभी अभी थोड़ा मूव भी दिखा रहा है। दीपांशु बिल्कुल मूव दिखा रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है और टेक्निकली खरीदारी की राय है यहाँ पर 569 का स्टॉप लॉस बैठता है। एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दीपांशु, साथ में पॉजिटिव क्रॉसओवर और पहला टारगेट आता है 587 588 का। तो स्टॉप लॉस के साथ 587 588 के टारगेट के लिए औरों पे खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए औरो फार्मा, 588 तक के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। थोड़ा मोमेंटम में ये काउंटर दिखने वाला है। आइए, 2:45 बज गए हैं, करते हैं स्वागत भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस समय और आपके जो अपडेट्स हैं वो भी सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो सुबह आपको कोटक बैंक भी कहा था, एचडीएफसी, और मैंने जो आउट परफॉर्म कहा था वो था मेरा जो 2-3 दिन से मैं कह रहा हूँ न्यूरेका। 8 लाख न्यू यूजर्स हो गए हैं, दे आर नॉट पेइंग, दे आर गेनिंग मोर एंड मोर ट्रैक्शन। और जैसे मैंने कहा, सिमिलर कंपनी इन यूएस, लिवांगो had a billing of $200 million, taken over for $18 billion. So you can imagine के ऐप कैसे चलेगा, where everything from preventive, diagnostic and curative takes care by one app. So I think this stock is headed to 1700 by this Diwali. I am giving you a 70% upside. I think this should be in each portfolio. So Nureka has been my top pick. It continues to be. अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट लीजिए। देखिए, बॉश के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे इन दी ओईएम और इन द ऑटो सर्कल। देयर इज नो बेटर रिजल्ट्स देन बॉश and the guidance they've given, because their Slovakia, their in Dresden, their semiconductor plant is fully operational. I think Bosch is headed for 25,000, but अभी 17,400 में लीजिए, stop loss of 17,000, 18,500. Last time I gave you, it went to 18,200. This time it will go to 18,500. Second buy, आप देख सकते हैं कि Indigo will be unquestionably the biggest gainer of now low fuel prices and cut in ATF prices. And tourism and travel is at the highest ever I've seen. There is no booking. 2020-25 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1970, 21,500 का टारगेट। और तीसरा पिक मेरा जो मेरे को लगता है यहाँ से अनक्वेश्चनेबली विल बी द स्टार बैंक ऑफ अगस्त विल बी आरबीएल बैंक। यू कैनॉट हैव आरबीएल बैंक ट्रेड एट 0.3 टाइम प्राइस टू बुक when other NBFCs are now trading at maybe 3 times price to book. RBL is headed to 120, अभी 98 में लीजिए, stop loss of 94, target of 105. ओके, तो 3 कॉल हैं आपके लिए भसीन साहब की तरफ से। आरबीएल बैंक 105 का टारगेट, इंटरग्लोब यहां पर करनी है खरीदारी, इंडिगो 2150 का टारगेट, और साथ ही बॉश पहले भी पसंद आया भसीन साहब को, अब 18,500 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इन तीनों काउंटर्स पर रखनी है नजर है हिमांशु जी पर, क्योंकि वो दे रहे हैं एक और कॉल। बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु।
बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, एक फार्मा स्टॉक है जो कि मेरे रडार पर आया है और मुझे लगता है परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का। यहाँ पर एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर खरीदना है जाइडस लाइफ, जो कि 377 रुपए के करंट स्पॉट में लेवल्स हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। अप्रैल, मई, अगस्त सबकी एक जो रेजिस्टेंस प्लेस थी 372 375 के आसपास, उसको स्टॉक ने आज निकाला है। और फार्मा स्टॉक्स में वैसे भी खरीदारी देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीटीएसडी करके चला जा सकता है। 390 395 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि कल तक के ही सेशन में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जाइडस लाइफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, जाइडस लाइफ है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई इस वक्त 370 का स्टॉप लॉस लगाकर आप करें खरीदारी 390 और 395 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, आने वाले हैं नतीजे हीरो मोटोकॉर्प के और आएंगे रिजल्ट्स कल, बताने के लिए तैयार है कुशल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, कुशल बताइए। सर नंबर्स वाइज बेहतर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। सालाना आधार पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने का अनुमान है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की जो वॉल्यूम है वो लगभग 36% बढ़ती हुई नजर आई है और 13,90,000 यूनिट से इन्होंने पूरी तिमाही में ये बेचते हुए दिखे हैं। और रियलाइजेशंस में यहाँ पर शानदार उछाल आया है, 17.5% का, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोनों ही वॉल्यूम और रियलाइजेशंस फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन से कंपनी की आय में लगभग 60% के उछाल के साथ 8,754 करोड़ पर यह आंकड़ा आ सकता है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 515 करोड़ के मुकाबले 1,070 करोड़ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में भी खासा सुधार आ सकता है, 9.4% के मुकाबले 12.2%। और मुनाफे के लिहाज से 365 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल था, इस बारी 788 करोड़ का आंकड़ा हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पर कंपनी का बेहतर साइड पर ही प्रदर्शन एक्सपेक्टेड है। बट यही देखना है कि आगे चलकर कंपनी का ईवी जो ये लॉन्च करने वाले हैं फेस्टिव पीरियड में, वहां पर या क्या ये टाइमलाइन सेम रहने वाली है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने वो टाइमलाइंस चेंज कर दी थी। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर राय इस वक्त, अनुमान इस वक्त आता हुआ नतीजों के लिहाज से पूरा का पूरा एक्शन बढ़ने की तैयारी में है। आइए बढ़ेंगे आगे और कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में। मुदित जी अपनी स्पेशल पिक के साथ लाइफलाइन यूज करते हुए फोन अ फ्रेंड। जी मुदित जी बताएं सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए ये मेरा 4th स्पेशल पिक है। लास्ट मैंने आरती इंडस्ट्रीज दिया था 750 पर, आप देखिए 820 830 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। एक ऐसा ही स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत बड़े अपसाइड मूव यहाँ से नजर आएंगे। सीधे 10% ऊपर तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बाय करके चलना है सर चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर बाय करेंगे, ओपनली बाय करना है, कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए, ऑप्शन बाय कीजिए। सबसे पहले हम ऑप्शन की रणनीति सुझा रहे हैं। 330 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो 18-19 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 37 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 42 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का। 360 तक के जो कॉल राइटर्स थे वो यहाँ पर पोजीशन काटते हुए नजर आ रहे हैं, पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से मैं ऑप्शन राइटर्स को देख रहा था, 350 वाले ने पोजीशन कवर कर लिए, 360 वाला अब लगा हुआ है पोजीशन कवर करने में। तो स्टॉक में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 8.5 लाख शेयरों के साथ ये पोजीशन कवर होगी। अगर ये पोजीशन कवर होती है तो स्टॉक में बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 330 वाला कॉल ऑप्शन 33 रुपए, 42 रुपए और 45 रुपए, ये 3 टारगेट के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का। अगर हम चार्ट पे बात करते हैं तो चार्ट पर भी स्टॉक में बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। पेरेंट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट। वीकली चार्ट पे राइजिंग वेज बनाया, उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ आज बाइंग नजर आ रही है। अनिल जी ये काउंटर अगस्त सीरीज में 360 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के बाद स्टॉक में डिप देखने को मिला, डिप में भी एक्यूमुलेशन हुआ है और उसके बाद बाइंग नजर आ रही है। तो 360 तक के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे। जो ऑप्शन की रणनीति सुझाई है 37, 42 और 45, ये भी टारगेट नजर आएंगे। फर्टिलाइजर पर बुलिश है आपके लिए मुदित जी, और वाकई में फंडामेंटली भी इस स्टॉक के लिए बहुत चीज़ें बेहतर होती दिख रही। कच्चे तेल के दाम जिस तरह से घटे हैं वो बहुत ही बढ़िया डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है नीचे, इनके लिए फ़ायदे की बात है। और बाकी भी नेचुरली
थोड़े इनके प्रोडक्ट्स के दाम, रॉ मटेरियल के दाम भी कम हुए हैं, वो भी अब बेनिफिट आगे करेगा। 360 का टारगेट लेकर चले चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की राय मोदी जी की तरफ से। आइए कुछ बेहतरीन पिक्स और आपके लिए आने की तैयारी में है। कुणाल जी और राकेश जी आपको रक्षाबंधन पिक दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और जैन साहब भी। अरे वाह, हाँ, तो दोनों अपनी अपनी तैयारी करें। तब तक आइए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए एलोकेशन बढ़ाने की घोषणा की है सरकार ने एपीएम गैस का। इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत। पूरी खबर और उसका विश्लेषण तैयार है। वरुण दुबे हमारे साथ। वरुण बताइए, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, गुजरात, तीनों के लिए बहुत अच्छी खबर है जी। बेसिकली तो सरकार ने क्या किया है कि जो एलोकेशन अब तक इन कंपनियों के लिए किया जाता था, उस एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है। पहले ये एलोकेशन जो था वो करीब करीब 80-83% के आसपास का था। इस एलोकेशन को अब बढ़ा के 94% कर दिया है। अब एलोकेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये गैस बेसिकली गेल, पेट्रोनेट, एलएनजी इन कंपनियों से लेती है और खासकर गेल से एक गैस जो है वो लेती है। गेल क्या करता था, जो अपनी गैस है उसको ब्लेंड करता था, जो डोमेस्टिक गैस है और जो इंपोर्टेड गैस है, क्योंकि हमारे पास केवल 50% के आसपास की क्षमता है नेचुरल गैस की, तो बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको ब्लेंड करने के बाद कंपनियों को सप्लाई करते थे और उसके चलते कुछ सप्लाई जो है कंपनियों को कुछ कम होती थी, किसी को ज़्यादा हो जाती थी, इनमें जितनी चाहिए उनको उतनी हो जाती थी। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का दिक्कत ये थी कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो गैस के सीएनजी की डिमांड है और पीएनजी की डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रही थी और इसके वजह से इन कंपनियों को पूरी तरह से गैस मिल नहीं रही थी। करीब 80-83% के आसपास की मिल रही थी। बाकी जो 17% थी, इन कंपनियों को स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ता था। अब स्पॉट मार्केट में हमने देखा खासकर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद लगातार गैस के दाम जो है वो बढ़ते गए थे। इसके वजह से इन कंपनीज को मार्जिन में इम्पैक्ट हो रहा था। तो बेसिकली हो ये रहा था कि जितने इन कंपनीज के वॉल्यूम बढ़ते थे उतना इन कंपनियों का मार्जिन कम होता था, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इनको स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ता था। अब क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, पहले 17% खरीदना पड़ता था, अब केवल 5 या 6% के आसपास स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ेगा। इस वजह से इन कंपनियों की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ये कह रहे थे कि करीब 15 से 30% के आसपास की कमी आ सकती है। तो इससे इन कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो मार्जिन बचेंगे, दूसरा याद रखिएगा लगातार ये कंपनियां प्राइस बढ़ाते जा रही थी, इस वजह से पेट्रोल और सीएनजी के दाम के बीच में जो डिफरेंस है वो लगातार कम होते जा रहा था और ये इन कंपनियों के लिए चिंता की बात भी थी। कल हमारे साथ आईजीएल का मैनेजमेंट जुड़ा था और उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि जो डिफरेंस है वो नहीं चाहते कि डिफरेंस कम हो और डिफरेंस ज़्यादा हो, ये चाहते हैं। और अगर इस तरह का कदम सरकार उठाती है तो इससे जो डिफरेंस है वो कम से कम नहीं होगा, तो इन्हीं लेवल्स पे बना तो रहेगा। तो ये भी इन कंपनियों के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। तो ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बड़ा एक्शन है। दोनों स्टॉक तो बड़े एक्शन में है। महानगर गैस और आईजीएल तो 7-7, 8% ऊपर है और गुजरात गैस करीबन 2% ऊपर है। ये तीनों स्टॉक में बढ़िया एक्शन है। गुजरात गैस के साथ अनिल जी दिक्कत अलग है ना कि उनका मोरबी में ज़्यादा वॉल्यूम्स है और मोरबी का इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वहाँ से थोड़ी दिक्कतें चल रही है, इसके लिए वो इतना नहीं चला। अच्छा, इस वजह से वो उसका प्रोडक्शन उसकी परफॉर्मेंस कम है तो हाँ। अच्छा, तो कि उसकी सप्लाई मोरबी में ज़्यादा है। मोरबी में ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट में। तो मोरबी में तो सारी टाइल्स वाली कंपनी, मैक्सिमम टाइल्स वाली कंपनी। अच्छा, ओके, तो ये वजह है। ओके, बाकी फायदा तीनों के लिए बराबर है। हाँ, फायदा तीनों के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इन सभी शेयरों पे। आइए बढ़ते आगे और वक्त है आपके लिए एक रक्षाबंधन पिक जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं। बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन स्टॉक डेक्कन सीमेंट्स। देखिए, सीमेंट भी मजबूत जोड़ के लिए जाना जाता है और रक्षाबंधन स्टॉक, और आज मैंने सुबह भी जेके लक्ष्मी सीमेंट जैन साहब के जेम्स में भी दिया था और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। और देखिए, इन दिनों में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सीमेंट स्टॉक्स में, रिजल्ट इतने बुरे नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे। और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस और बाकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो इन सब कंपनियों को बहुत फायदा होगा। ये स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, इसको मैंने बहुत बार इनफैक्ट कवर किया हुआ है, एसपीएल मिड कैप हो या जेम्स में मैंने किया हुआ। और सीमेंट स्टॉक साउथ इंडिया का एक अच्छा प्ले है और अच्छे मॉनसून का भी बेनिफिशियरी रहता है ये। और फिर अच्छी खासी मुझे लगता है कि अब जो कॉस्टिंग कम होगी उसका बेनिफिट मिलेगा। डेट्स, नेग्लिजिबल डेट्स अगर बैलेंस शीट में देखें 8 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, इसलिए मुझे और बढ़िया लग रहा है। 19-20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की अगर 30% की रही है और जून 2022 का रिजल्ट देखें, जून 2021 के सामने तो 37 करोड़ का पैट था, उसके सामने 21 करोड़ का पैट है। बट अब कंटिन्यूअसली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और डेक्कन सीमेंट्स की अगर मैं और बात करूं
तो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे भी काफी भरोसा आता है। 56-57% प्रोमोटर्स की तो होल्डिंग है ही है, साथ में FIIs और DIIs 8.5% के लगभग होल्ड करते हैं। और जो सबसे बढ़िया बात यह है कि अच्छा खासा अब इन लेवल्स पे बॉटम आउट होता हुआ भी दिख रहा है और डाउनसाइड बहुत कम लगती है, और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ। 814 का लेवल्स दिखाया हुआ है, तो उसके सामने इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव है, तो आराम से स्टॉक को ले इन लेवल्स पे और 570-590 का टारगेट लगाए। 570-590 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। डेक्कन सीमेंट में ये राय है आपके लिए जैन साहब की तरफ से रक्षाबंधन पिक के तौर पर, और ऐसी एक और रक्षाबंधन पिक आपके लिए आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी। बताएं सर। अनिल जी देखिए, रक्षाबंधन पर तो अनिल जी जो लोग आपकी तरह अनिल जी चीनी और मीठा नहीं खाते हैं वो भी मुझे पूरा यकीन है अनिल जी कुछ तो खा ही लेते होंगे। तो अनिल जी आज सबका मुंह मीठा कराने के लिए मैं और राकेश जी लेकर के आए हैं EID पैरी, जो कि हमारी विशेष रक्षाबंधन पिक है। इस स्टॉक को अनिल जी पहले भी 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने रेकमेंड किया था, और तब मैंने बताया भी था कि ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी लिस्टेड कंपनी हमारे देश की है EID पैरी, जिस पर हमारी खरीदारी की राय है। ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है इन स्तरों से। तो गिरावट में मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस स्टॉक को। मैंने और कुणाल जी ने 540 के अराउंड 10 की कमाई में रिकमेंड किया था अभी कुछ दिन पहले, तो इन स्तरों पर भी इसको खरीदना चाहिए। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और शुगर स्टॉक्स में देखें तो बेस्ट टेक्निकली जो स्ट्रक्चर है EID पैरी का है, और यहाँ पर 750 के टारगेट के लिए EID पैरी में निवेश की राय है, और 545 का ऑन क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है आपके लिए EID पैरी, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है काउंटर, बेहतरीन पिक्स आ रही हैं। राकेश जी, कुणाल जी 750 के टारगेट EID पैरी। डेक्कन सीमेंट ये पसंद है जैन साहब को, 590 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। तो एक्शन इन काउंटर्स में भी आपको आते हुए दिख सकता है। बाजार में भी एक्शन बन रहा है, और थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से एक खास पिक, इनफैक्ट पिक तैयार है बिगुल अनिल जी के लिए, हीरो या जीरो। 38,880-85 के आसपास बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। 38,900 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आज की एक्सपायरी का खरीदना है। 30-35 रुपए की रेंज में है। 30 से 35 रुपये तो मैक्सिमम रिस्क आपकी 30 रुपए की है। 30-35 रुपए से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 38,900 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। स्टॉप लॉस जीरो है, यानी कि या तो जीरो हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। 35 रुपए की रिस्क है, उससे ज़्यादा है नहीं। ऊपर के टारगेट 75, 100 और 120, ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 38,900 का, ये सिर्फ आज के लिए, जिनको आज के लिए करना है। ये मान के चलिए जीरो होगा, उसी हिसाब से क्वांटिटी में खरीदनी। तो exactly, ऐसा था कि भर ले पूरा, बुफे में जैसा मिल नहीं रहा बाद में, भर लो प्लेट पूरी, भाई नहीं भाई, तो उतना ही खरीदिएगा जितना आप 35 रुपए का जीरो हो जाए तो चलेगा। 75, 100 और 120 का टारगेट रखिए। एक तो ये आज वालों के लिए होगा। दूसरा तरीका है 38,800 का, यानी कि यहां से मुश्किल से 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, बस ज्यादा नहीं, 100 पॉइंट। मैं स्पॉट लेवल दे रहा हूं। 38,880, 38,900 का लेवल चल रहा है। 38,911 भी है। 38,800 का 100-125 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट पहला 39,025 स्पॉट लेवल है। 39,125, 39,250, ये कल तक के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। 39,025, 39,125 और 39,250, इन 3 टारगेट के लिए। और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 38,800 का। और अगर आज ही 39,000 के आसपास आपको मिल जाता है तो आज भी इंटरडे में भी अगर आपके 100-125 पॉइंट बन जाते हैं, 150 पॉइंट बन जाए तो आज भी बुक कर सकते हैं, ओवरनाइट रिस्क कम रखने के लिहाज से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दौड़ लगाने को तैयार है यहाँ से बैंक निफ्टी। और पिछले कुछ मिनटों में आप देखिए निफ्टी भी डे हाई पर आया दीपक। बिल्कुल सर, सॉरी डे हाई तो नहीं बोलूंगा, बट आ गया, मूवमेंट दिखा रहा है। मूवमेंट वापस आके अभी पिछले घंटे भर के हाई पर आ गया है। तो हम बोल रहे थे 16,650 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, वो होती दिख रही है। और बैंक निफ्टी भी 38,900 के ऊपर निकल कर टिक रहा है, ये अच्छा संकेत है। 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर अब ऊपर हो गए। 125 तो बात करते करते 25 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स भी बढ़ा है, तो थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, उसका फायदा उठाइए।
अंडरस्टूड सर। तो चलिए बैंक निफ्टी चाहें तो 38,900 की कॉल खरीद सकते हैं या फिर स्पॉट लेवल पर भी आप करें खरीदारी। लग रहा है बैंक निफ्टी अब और अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है और हीरो या जीरो ट्रेड मानकर चलें। थोड़ा रिस्क आपको कैरी करना पड़ेगा अपनी बुक पर, वो आप ध्यान में रखिए। पर बैंक्स मोमेंटम में आपको आते हुए दिखेंगे और ये क्लियर आपके लिए बन रहा है इस समय। चलिए यहाँ पर हमारी नज़र बनी हुई है और बैंक स्टॉक्स पर तो हम सुबह से ही राय ले रहे हैं, बट और भी कुछ काउंटर्स हैं जिनमें अच्छा मूव आ रहा है एनबीएफसी स्पेस से, उस पर भी करेंगे चर्चा। आइए उससे पहले सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 135.25 135.40 अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड। आरईसी के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं, अप्रैल के हाई ब्रेक हो रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है और पिछले 3-4 दिनों पहले स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल भी तोड़ दिया है। तो आरईसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 140 रुपए, 142 रुपए, ये दो टारगेट आरईसी के अंदर ऊपर में 2-4 दिनों के अंदर ही देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 132 रुपए, 133 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। तो 132 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आरईसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 140 रुपए से लेके 142 रुपए तक के टारगेट 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें आरईसी। आरईसी यहां पर आपको रखनी नजर, काउंटर एक्शन में आपको आते हुए दिख सकता है 140 142 के टारगेट के लिए। इस बीच बाटा पर रखिए नजर, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी, ये काउंटर आपको एक्शन में दिखेगा। बाटा यहां पर आप मूवमेंट बनते हुए देख रहे हैं। हम आय का अनुमान लगा रहे हैं 905 करोड़ का, और जहां तक मुनाफे का सवाल है वहां पर भी आप अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आय 943 करोड़ की आई है, हमारा अनुमान 905 करोड़ का था, तो अनुमान से काफी बेहतर इनकी आय आपको आती हुई दिख रही है। 69 करोड़ के घाटे के सामने 119 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है, तो ये शानदार प्रदर्शन रहा है। हमारा अनुमान था 52 करोड़ के मुनाफे का, तो काफी बेहतर है अनुमान के मुताबिक। अगर आप ओवरऑल मुनाफे की बात करें तो 119 करोड़ का आपके सामने ये मुनाफा आते हुए दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बाटा की तरफ से आ रही है और 943 करोड़ के आय का आंकड़ा आ रहा है, हमारा अनुमान 905 करोड़ की आय का था। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। कुणाल जी, चार्ट्स में भी जरा देखें, बाटा फर्स्ट कट नंबर्स थोड़े अनुमान से बेहतर ही दिख रहे हैं और ऑफ कोर्स घाटे से ओवरऑल मुनाफे में आई है कंपनी। देखिए चार्ट में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, आज हमने देखा है गैप अप ओपनिंग हुई, स्टॉक कंसोलिडेट किया और उसके बाद वापस से मोमेंटम बन रहा है। वॉल्यूम एक्शन भी बड़ा जबरदस्त है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 1980 2000 के लेवल्स को रिक्लेम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस रख ले 1890 का, 1890 का। मुझे लगता है कि पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1950 का और इवेंचुअली 1975 के दो टारगेट्स के लिए बाटा में खरीदारी की राय। यह आपके लिए बाटा। अभी हम थोड़ी देर पहले मेट्रो ब्रांड्स की भी बात कर रहे थे। रिटेल स्पेस कंजम्पशन यूनिवर्स से अच्छा प्रदर्शन रहा है और बाटा की तरफ से भी आप अच्छी मूव इस समय आते हुए देख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से काफ़ी बेहतर आपको ओवरऑल आते हुए दिख रहा है। तो बाटा अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से और स्टॉक भी आपको एक्शन में ही दिखेगा इस समय। आइए श्रीकांत जी को एक कॉल भी देनी है, चलते हैं उनके पास, बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। तो दीपांशु देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मुथूट फाइनेंस है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसमें काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, ऑसिलेटर स्ट्रांग होते जा रहे हैं और करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1150 का। तो स्टॉप लॉस में से काफी नजदीक है, स्टॉक वॉलेटाइल है और हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 1250 से लेकर 1300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुथूट फाइनेंस को लॉन्ग करके चले। ओके, तो मुथूट फाइनेंस को लॉन्ग करके चलना है, ये भी एक और काउंटर है। एनबीएफसीज में बेसिकली एक्शन आपको शुरू होते हुए दिख रहा है और श्रीकांत जी से मैं बात करने ही वाला था आईडीएफसी की। एक बार सुमित जी से अब इस पर राय ले लेते हैं। मुथूट फाइनेंस तो सुमित जी मूव कर रहा है, आईडीएफसी लिमिटेड जरा इसके चार्ट देखें, 2.5% ऊपर है, ये भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। ये भी मूव करेगा दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करें। आईडीएफसी तेजी के ट्रेंड में आ चुका है, 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है और पिछले 10 दिनों से ये रोज तेजी दिखा रहा है और 10 रुपए की तेजी पिछले 10 दिनों में आईडीएफसी में देखने को मिली है। 62.25 का अभी भाव है स्टॉक के अंदर। यहां से ऊपर में 66 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आईडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 58.59 के आसपास का नीचे में सपोर्ट है, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 66 से 70 के टारगेट्स के लिए।
आपके लिए IDFC पर आए। अपोलो टायर्स कल पेश करेगा नतीजे और नतीजों के पहले किस तरह का अनुमान है बताने के लिए तैयार है कुशल। रिजल्ट्स अच्छे या खराब? सर नंबर वाइज मार्जिन्स पर दबाव दिखेगा और प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली फिर उसके बाद थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा मतलब ऐसा तो तोड़-फोड़ नंबर्स नहीं, तोड़-फोड़ नंबर्स तो नहीं दिख रहे। बताइए अनुमान। क्योंकि इसके पहले भी हमने एक्सपेक्ट यही कर रहा था, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स इनके टायर्स में यूज करने में इस्तेमाल होते हैं और जिस तरह से क्रूड की कीमतों में तेजी आई है उसका क्लियर कट नेगेटिव इंपैक्ट आपको कंपनी के मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रंट पर बात कर लेते हैं। 22% बढ़कर लगभग 5600 करोड़ रुपए की आय कंपनी दर्ज कर सकती है और इसकी वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी लगभग 14% की ग्रोथ रह सकती है, क्योंकि रियलाइजेशंस कंपनी की सुधरती हुई दिख रही है और खासकर जो ईयू का कारोबार है वहां पर थोड़ी सी बेहतरी जो है वॉल्यूम्स फ्रंट पर अभी भी देखने को मिल रही है। बट मार्जिन्स अगेन यहाँ पर जिस तरह से रॉ मटेरियल जैसे कि मैं बता रहा था आपको, उसकी कीमतों में उछाल आता हुआ दिखा। मार्जिन्स 11.5% अभी एक्सपेक्टेड है, 12.3% पिछले साल के मुकाबले, और मुनाफे के लिहाज से भी लगभग 2 से 2.5% की गिरावट के साथ 125 करोड़ की जो मुनाफा है वो कंपनी दर्ज कर सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रहने का अनुमान है। फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव नंबर रह सकते हैं, कोई ज्यादा खास अनुमान बेसिकली नहीं निकल कर आ रहा है जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है। बट स्टॉक एक्शन में है, इस पर रखनी है नजर। और आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास, वो दे रहे हैं आपके लिए कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। तो दीपांशु, कोइंसिडेंटली अपोलो टायर्स ही वो स्टॉक है जिस पर मुझे खरीदारी की कॉल देनी है, और मुझे लगता है कि मैं कमेंट्री अभी सुन रहा था लेकिन चार्ट्स पर जो है वो बड़ी तेजी दिख रही है। चार्ट्स मुझे लगता है कि कुछ और ही डिस्काउंट कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का ब्रेकआउट अपोलो टायर्स के चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर नंबर्स शायद आपको सरप्राइज करते हुए नजर आए। ऑल टाइम हाई से लेकर जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट करता हुआ अपोलो टायर्स देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली, वीकली या मंथली चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर नंबर से पहले निकल रहा है। बहुत ही शानदार ये ब्रेकआउट है अपोलो टायर्स को। मुझे लगता है कि बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। 250 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आने वाले शायद 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि नंबर्स है तो यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक ट्रेड लेके चलना थोड़ी बेटर स्ट्रेटजी रह सकती है। तो 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। लगभग 6 रुपए, 6.25 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे 4.5 रुपए का, और मुझे लगता है कि इसको हम होल्ड करेंगे। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स हैं, जिस हिसाब से डेरिवेटिव पोजीशनिंग है, अगर इस स्टॉक ने पॉजिटिव एक ब्रेकआउट दिया, जो कि मुझे लगता है देगा, ये ऑप्शन डबल या ट्रिपल होने का भी पोटेंशियल रखती है। तो अपोलो टायर्स में 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए इस समय अपोलो टायर्स जिस पर आपको रखनी है नजर। ये आपको एक्शन में आ रहा है नतीजों से पहले स्टॉक फोकस में। एक बार जरा टारगेट सर फिर से बता देंगे हिमांशु जी। जी, तो अगर मैं स्पॉट लेवल्स की बात करता हूं दीपांशु, तो यहाँ पर करंट लेवल्स हैं 233 रुपए के आसपास तक के। यहीं पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगभग 227 रुपए का रहेगा, और यहाँ पर मेरा टारगेट है 250 रुपए का। एक ही टारगेट है। मुझे लगता है अपोलो टायर्स में जिस तरह का ब्रेकआउट 230 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, 250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन मैंने सुझाई है, 12, 15, 18 रुपए तक के 3 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए अगर खरीदना है तो 235 की कॉल खरीदें। अगर आप शॉर्ट पर लेवल्स का नजर रखना है तो 250 ये आपके लिए लेवल होगा जहां पर रखनी है नजर। इस बीच महानगर गैस आज बड़े एक्शन में है, क्योंकि ऑफ कोर्स गैस प्राइस थोड़े इनके लिए कम होने चाहिए जो इनके प्रोक्योरमेंट प्राइस हैं। काफ़ी इंडस्ट्री से गैस अब डाइवर्ट होगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। बट और बड़ी खबर आ रही है कंपनी में FMR यानी कि फिडेलिटी, यहाँ पर 5.1% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है मार्केट के जरिए। 8 अगस्त को ये हिस्सा इन्होंने खरीदा है। तो 3 दिन पहले का ये एक्शन आप देख रहे हैं। जो बात है मंडे के बात चल रही है महानगर गैस पर, और ये अभी थोड़ी देर पहले कंपनी ने डिस्क्लोजर डाला है एक्सचेंजेस पर। और इस खबर पर आने के बाद और एक्शन आपको MGL में बनते हुए दिख रहा है। तो और अच्छा एक स्पाइक आ रहा है जहां तक महानगर गैस का सवाल है। 860 के लेवल अब आपको MGL पर आ रहे हैं। वागले साहब, मुझे याद है सुबह हम बात भी कर रहे थे, तब 830, 835 के लेवल पर था। वहां से भी और मजबूत हो गया और अब 860 पर पहुंच गया MGL। और अभी ये खबर भी आई कि फिडेलिटी ने यहां पर 5% की हिस्सेदारी खरीदी है। जरा राय दे सर, अब फ्रेश व्यू MGL पर। दीपांशु, फ्रेश बाइंग की तो ये लेवल पे सलाह नहीं होगी, बट मॉर्निंग में हमारा व्यू बुलिश था। लगभग ये टारगेट्स थे, और अभी भी मुझे लगता है 885, 885, 890 तक
कि ये मूव कंटिन्यू हो सकती है, तो किसी ने लिया है तो 845 के स्टॉप लॉस से बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 885 890। दीपांशु, मेरे पास एक BTST है, अगर बिगुल बजाएंगे तो। बिल्कुल सर, आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, इंडियन होटल्स का जो पैटर्न बना है, मुझे लगता है कल गैप अप होना चाहिए। 278-278.50 के आसपास का भाव है। मुझे लगता है जैसे ये 280 के पार निकलेगा, इसमें 15 से 18 रुपए की या 20 रुपए तक की मूव कल के दिन में आ सकती है। तो 273-274 के स्टॉप लॉस से बाय करें, और जैसे ही 280 के पार सस्टेन करता है, आपका स्टॉप लॉस 278 हो सकता है। टारगेट 300 का 295-300। बिल्कुल, तो इंडियन होटल्स में एक फ्रेश मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है और लगातार एक्शन में भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है इंडियन होटल्स। थोड़ी देर पहले हिमांशु जी भी आज ही ये शो में आपको खरीदारी की राय दे रहे थे, और इससे पहले भी हमने देखा है कई सारी कॉल्स आई हैं इंडियन होटल्स पर। बुकिंग्स हम देख रहे हैं, स्पेशली एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए सारी जगह बुकड आउट है, और स्टॉक भी आपको अच्छी मूव में दिखा रहा है। तो इंडियन होटल्स ये आपको तेजी में दिखेगा। एक और स्टॉक जो अच्छी तेजी में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, यहां पर बड़ी एक्शन आपको बनती हुई दिख रही है। क्यों बाजार इतना बुलिश हो रहा है एरोस्पेस इंडस्ट्री पर, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीप, तो बाजार के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेज वो भी काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर दमदार ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट वो क्यों किया है उसके रीज़न भी आप जान लीजिए। सबसे पहले तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत में ज़बरदस्त ग्रोथ आने की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर विमान उत्पादन के लिए भारत जो है अब आगे चलकर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी प्रोएक्टिव एक्शंस डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। करीब 300 यहां पर डिफेंस इक्विपमेंट जो इंपोर्ट किए जाते थे उसकी लिस्ट निकाली है, जो चरणबद्ध तरीके से बैन में आते हुए नजर आएंगे, इंपोर्ट बैन पर। तो डेफिनेटली इससे काफी बड़ी सपोर्ट जो लोकल इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डिफेंस स्पेस की, उनको बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट HAL तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग के काम में भी है, तो यहां पर इसको लेकर भी जो पुरानी फ्लीट्स है उसकी मेंटेनेंस और उसकी रिपेयरिंग में कंपनी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली दो बड़े क्यूज है जिस वजह से आगे चलकर कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वहां पर बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख सकते हैं। लगभग $6,000 करोड़ की जो ऑर्डर्स है वो उत्पादन क्षेत्र में मिलते हुए दिख सकते हैं डिफेंस स्पेस में। इनफैक्ट अगर आप HAL को देखें तो यहां पर आय के लिहाज से भारत की डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट उत्पादन के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से असेंबली लाइन की सेटअप है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले अभी भी ये 32% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। और अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनले के टारगेट की, जो इन्होंने दमदार रेटिंग निकाली है, ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की जो शुरुआत की है, इनिशिएटिंग कवरेज, यहाँ पर 2655 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी आप देखिए तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी मॉर्गन स्टैनले को एक्सपेक्टेड है। यहाँ से भी और अच्छी अपसाइड आ सकती है। ऑलरेडी हमने देखा है 2250 के लेवल आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जैन साहब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रेडार पर है आपके। डिफेंस स्टॉक्स में हम वैसे भी अच्छा एक्शन देख रहे हैं, आज भी देखिए मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों ही नतीजों के बाद एक्शन में, बट HAL में तो एक बड़ी तेजी बनी हुई है ऑलरेडी सर, नतीजे भी इसके आने वाले हैं। क्या राय बनती है सर इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, इस स्टॉक को मैंने काफी बार चैनल पे रेकमेंड किया, और इसी शो में इसी समय पर हम लोगों ने इनफैक्ट पैनल में से 2-3 जनों ने ये हल के बारे में हल दिया था, और सुमित जी का तो हल है ही है। और ये मैंने 1100 रुपए 1200 रुपए के रेंज में याद है, जब मार्केट्स में कोई बात नहीं कर रहा था कोई भी स्टॉक खरीदने की, तो उस टाइम पे डिफेंस स्टॉक्स, और जब भी ये मैं पहले रशिया यूक्रेन क्राइसिस का समय था तो मैंने जैन साहब के जेम्स में भी डिफेंस स्टॉक्स का थीम लाया था, क्योंकि कई बार कुछ सेक्टर होते हैं जो कि उस समय पर कौन सा चल सकता, तो मुझे यही स्टॉक्स लगे थे और मैंने एक के बाद एक उस टाइम पे भी दिया था। और हल सबसे बड़ा मान लीजिए कि कंपनी है डिफेंस सेक्टर का, और सारे स्टॉक्स भले वो GRSE हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, BML भी आज जबरदस्त कर रहा है, मजगांव डॉक है, ये सब बहुत बढ़िया करेंगे। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अभी भी जिन्होंने लिया है हमारे कहने पे होल्ड करके रखे, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे अभी भी, बट ये जरूर है कि नीचे के लेवल से बहुत जल्द थोड़े ही समय में ये डबल हो चुका है, तो घबराना नहीं है, अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है। जीरो डेट कंपनी है, फैंटास्टिक ग्रोथ है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न नंबर्स है, सो आई फील इट्स अ वेरी गुड होल्ड। और बिल्कुल 2600-2700 के जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वो अचीव होंगे आने वाले।
बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन बन रहा है। जैन साहब, आपका एक और स्टॉक RPSG वेंचर्स, इस पर रखिए नजर। सेठी साहब भी इसको कई बार रेकमेंड कर चुके हैं, इसके भी नतीजे आ रहे हैं। मुनाफा यहाँ पर थोड़ा घटा है, 86 करोड़ से घटकर 71 करोड़ का मुनाफा आपको आते दिख रहा है। आय हालांकि 1610 करोड़ से बढ़कर 1952 करोड़ की आई है, तो ये सरप्राइजिंग है। आय हमें अच्छी बढ़त दिखी है, पर मुनाफा घटकर आया है। देखते हैं ऑपरेशनली कैसे नंबर्स हैं, अगर कुछ कॉस्ट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर असर पड़ा हो, फिर ओवरऑल मुनाफा गिरकर आया हो। बट आय अच्छी बढ़त दिखा रही है। मुनाफा हालांकि 15 करोड़ से घटा है RPSG वेंचर्स के लिए, इस पर रखते हैं नजर। चलिए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं और करते हैं स्वागत जय ठक्कर का, लेते हैं उनसे उनका कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या कर रहे हैं इस समय? Hi, very good afternoon to you, Dipanshu, and very good afternoon to you, Anil ji. Well, Deep, मॉर्निंग में मैंने जो रेकमेंड किया था 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, दैट इज 18 अगस्त की एक्सपायरी का, 286 पर वो 333 तक गया भी। अच्छा मूव वहाँ पे आया, बैंक निफ्टी भी स्टेबल है काफ़ी, और अभी भी वो 300 के करीब ही चल रहा है, तो अभी भी आई थिंक वो ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। किसी को फ्रेश खरीदना है तो वही 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप ये 18 अगस्त की एक्सपायरी का खरीदिए। आई थिंक अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। फ्रेश ट्रेड सिंस बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी एक ओपन है, और निफ्टी जैसे मैंने कहा था 17,700 725 के ऊपर जाता है तो एक फ्रेश रिकमेंडेशन दूंगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने मिले तो यहाँ पे लुपिन के ऊपर मैं एक बाय रिकमेंडेशन दूंगा। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे दे रहा हूँ। 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 16 रुपये 70 पैसे के आसपास दीप ये ट्रेड कर रहा है, अभी इसको खरीद कर चले। एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको प्लेस करना होगा वो है 12 रुपये का, सो 16.70 पे खरीदे। 850 का लॉस साइज है, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 4.8 रुपीज़ के पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। पर देन टारगेट ऊपर जो निकल कर आ रहे हैं दीपांशु यहाँ पे, दैट वुड बी 25 एंड 29। सो 25 एंड 29 ये दो टारगेट्स के लिए आपको लुपिन का 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लुपिन में जो हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आज देखने मिल रही है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट 710 रुपये तक का एक आपको मूव देखने मिल सकता है, एंड देयर आफ्टर इट कैन इंच टुवर्ड 740 एज वेल। नेक्स्ट वीक में लुपिन में अच्छा मूव आपको देखने मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 690 का कॉल रिकमेंड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन। फार्मा शेयर्स में आपको मोमेंटम दिख ही रहा है। यूजुअली ज़्यादातर ट्रेड रेडार पर आजकल तो कम ही आ रहा था लुपिन, बट जय का कन्विक्शन है इस काउंटर पर और यहाँ से मूवमेंट भी दिखा सकता है। डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड है लुपिन का काउंटर इस समय पर। आई आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, लेते हैं अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स में तो जबरदस्त मजबूती हो रही है। 50 पॉइंट ऊपर था, उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर है, 140 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। वहां पर एक्शन बन रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं। कल ऑलमोस्ट 3% दौड़ने के बाद आज सुबह से ही पॉजिटिव है। यूरोप के बाजार भी एकदम सपाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कच्चा तेल थोड़ा और मजबूत हो गया 98 के पार। और अनिल जी रुपया देखिए, 25 पैसे मजबूत खुला था, अब 12 पैसे कमजोर है। तो आज के दिन की ऊंचाई से लगभग 40 पैसे रुपया फिसल चुका है। यहाँ पर एक आपको नजर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बाजार का एक्शन बढ़िया। सर बताएं क्या करके जाए? देखिए फिलहाल तो ऐसे कोई संकेत है नहीं जिसकी वजह से आप कमजोरी के बारे में सोचे। खाली एक ही चीज है कि भाई आप ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे थोड़ी रुकने की जगह 17,600 से 17,800 की रेंज जो है अगला एक बड़ा पड़ाव है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 140 अंक ऊपर है। सिंपल सी चीज है, 17,500 का पुट रखें अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, हेज करना चाहते हैं तो, और शॉर्ट है तो 17,800 का कॉल लेकर रखें, तो ताकि 150 पॉइंट इधर 150 पॉइंट उधर, इससे ज्यादा की गैप अप डाउन ओपनिंग होगी नहीं। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। जिनको हेज नहीं करना है, 17,800 के ऊपर निकले निफ्टी तो शॉर्ट काट लीजिएगा, 17,500 के नीचे जाए निफ्टी तो लॉन्ग कम कर लीजिएगा। 150 पॉइंट के रिस्क अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, और बाकी तो लॉन्ग पोजीशन है तो बनाए रखें। फिलहाल तो कोई संकेत है नहीं, होगा किसी दिन करेक्शन आएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन करिएगा। अभी तक तो वो संकेत है नहीं। और जो पोजिशनली जो बाजार में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 17,300 17,325 के नीचे जब तक बंद नहीं होता, 17,300 राउंड फिगर में मान लीजिए, वैसे 17,340 है वो लो लेवल। 17,300 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन आप ये मानिएगा कि शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है और थोड़ा वापस से ऊपर जाने में वक्त लगेगा। जब तक 17,300 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, यानी कि 350 पॉइंट के रिस्क, 350 पॉइंट का मतलब है 2% के रिस्क अगर आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो फिर आप अपने हिसाब से देखो क्या करना है। क्योंकि मार्केट में इतनी रिस्क तो रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये क्लियर है। अभी तक तो तेजी का ट्रेंड बरकरार है, कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है। हेजिंग करना चाहें तो ये करें, और नहीं तो आप अपनी पोजीशन को दोनों ही तरफ की मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17,800
17,500। बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास आज पार नहीं हुआ, लेकिन उसके बेहद करीब है। कल के लिए अगर आप शॉर्ट हैं 39,050 स्टॉप लॉस होगा, लॉन्ग है आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 38,400 के आसपास का, तो वो थोड़ा सा दूर आ रहा है, बट ये है स्टॉप लॉस है। आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हेजिंग करना चाहें 38,500 का पुट ले लीजिए और 39,000 का कॉल ले लीजिए अगर आपको हेजिंग करनी है तो। बिल्कुल सर, तो हेजिंग करके थोड़ा पोजीशन होल्ड करना चाहे करिए, कोई परेशानी नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स भी अच्छे हैं। और अनिल जी, कंजम्पशन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं सर, लगातार देखिए कंजम्पशन से कितने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। ट्रेंड की अभी बात करी, बाटा की बात करी, अब आप पेज इंडस्ट्रीज देखिए 11 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 207 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 191 करोड़ था, तो उस हिसाब से देखें तो और अच्छा आंकड़ा है। 502 करोड़ से आय बढ़कर 1341 करोड़ की आय है, हमारा अनुमान 1200 करोड़ की आय का था, तो वहां से भी अगर आप देखें तो शानदार बीट है। टॉप लाइन बॉटम लाइन, स्पेशली टॉप लाइन पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से आई है। कामकाजी मुनाफा 300 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 275 करोड़ का था, तो वो भी अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए दिखा है। और मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, 22.2% आए हैं 6.7% के मुकाबले, हमारा अनुमान 23% का था, तो हल्का मार्जिन, उतना अच्छा नहीं है जितना अनुमान था, बट शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल दिख रही है। कुणाल जी, पेज इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए सर, क्योंकि नतीजे तो बहुत ही दमदार इसके भी दिख रहे हैं और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया एक्शन में है। इनफैक्ट 50,000 के लेवल से ज्यादा दूर नहीं है फिलहाल कुणाल जी, 1.5% ऊपर। राय दें पेज इंडस्ट्रीज। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, पिछले कुछ दिनों में एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पर जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं और ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। पहला हर्डल है 49,500 का, 49,500 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर इसमें तेजी की आपको एक नई खेप देखने को मिलेगी। 50,000 के ऊपर शर्तिया स्टॉक जाएगा और 51,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो 49,500 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर खरीदारी की राय है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, एक स्टॉप लॉस रखें, 48,000 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। तो 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, ये है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में काउंटर आ रहा है और नतीजे भी इसके दमदार आते हुए आपको दिखें, स्टॉक भी एक्शन में दिखेगा। इन्फो एज में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, 5% ऊपर इन्फो एज का चार्ट आपको दिख रहा है और अभी अभी एक फ्रेश मूव भी इस पर आपको आती हुई दिखे, तो इन्फो एज पर भी एक नजर रखिएगा। श्रीकांत जी, जरा राय दें सर, इन्फो एज के चार्ट पर अभी अभी एक फ्रेश मूव भी दिख रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु अगर इसके भी एक शॉर्ट टर्म पैटर्न को देखें तो इसमें भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है और लगता है कि ये भी स्टॉक 4,500 से लेकर 4,500 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, तो करंट लेवल से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो करंट लेवल से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इन्फो एज, ये भी एक और चार्ट है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। पेज इंडस्ट्री 60 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, ये खबर भी आपके लिए जिस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और देख लेते हैं बाजार का आज का एक्शन कैसे रहा है। जो अप ट्रेंड बना हुआ था बाजार का वो बरकरार है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज देखिए अच्छी मूव के साथ बाजार बंद हो रहे हैं। उतने हाई नहीं है जितना सुबह खुले थे, बट फिर भी 125 अंकों की तेजी आपको निफ्टी पर दिख रही है। 17,650 जो लेवल एनालिसिस स्ट्रैटेजी में भी बात कर रहे थे, क्लोजिंग को होल्ड करना चाहिए, वो बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी तो 38,850 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। आज स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपने बैंक निफ्टी से आती हुई देखी है। टॉप गेनर आपके लिए था आज का एक्सिस बैंक, जिसने अच्छा प्रदर्शन दिया है। इंडसइंड बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई लाइफ हाइपर, एचडीएफसी बैंक में भी आज अपनी अच्छी मूव आती हुई देखिए। और पीएसयू स्पेस से देखें तो एसबीआई का भी पूरा सहारा था। यही नहीं, फाइनेंशियल भी आज अच्छे मोमेंटम में थे। बजाज फाइनेंस सेकंड बिगेस्ट गेनर था निफ्टी पर, एचडीएफसी लिमिटेड थर्ड बिगेस्ट गेनर था निफ्टी पर। तो टॉप 3 गेनर्स आपके लिए आज फाइनेंशियल्स के ही थे। पर उसके बाद आईटी ने अच्छा सहारा दिया है। टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन तीनों में अच्छी खरीदारी रही। इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी 1-1% आपको ऊपर बंद होते दिखे। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन और जगह से भी आया। चुनिंदा ऑटो नेम्स जैसे कि आइशर अच्छा खुला था सुबह, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखी इसने। एलएनटी, इससे भी अच्छा एक्शन रहा। यूपीएल, ये भी अच्छे मोमेंटम में ही है। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% की कमजोरी, नतीजों से पहले थोड़ा सुस्त था। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, हिंडाल्को, एनटीपीसी, एचयूएल, एसबीआई लाइफ, मारुति, भारती एयरटेल, कई सारे स्टॉक्स में डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको रेडार पर रखना चाहिए, इंक्लूडिंग डिवीज, जहां पर हमने 30 रुपए का डिविडेंड आज देखा है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो यहां पर भी ढेरों स्टॉक्स थे आउट परफॉर्मिंग में। महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों में ही बड़ा एक्शन। सरकार ने जो गैस डाइवर्जन का फैसला लिया है वो भी एक फैक्टर है। महानगर में तो फिडेलिटी ने स्टेक भी खरीदा है, वो भी एक खबर। कमिंस 6% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस, इन्फो एज, एबी फैशन, जाइडस लाइफ साइंसेज, एचएएल, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, इप्का लैब्स, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फूड, भारत फोर्ज नतीजों के बाद, एलएनटी फाइनेंस, लुपिन,
कई सारे काउंटर्स और डाइवर्स फैक्टर्स थे, तो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आज के बाजार में आपको बढ़िया बनते हुए दिखाए। गिरावट में एबिट, पीवीआर 3% नीचे। इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही हैं लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शंस को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही हैं। जीएनएफसी, सेल स्टील अथॉरिटी नतीजों के बाद रिएक्ट भी कर रहा था। हमारे बंसल जी देखने पूछते हैं बंसल जी आ जाएंगे कि नहीं, पिक्चर का क्या इरादा है? अनिल जी पिक्चर नहीं देखूंगा अनिल जी। एक तो मैंने वो इंग्लिश वाली मूवी ना 3-4 बार मेरी वाइफ ने मुझे दिखाई हुई है अनिल जी, वो जबरदस्ती देखनी पड़ती है। और अनिल जी मुझे लगता नहीं है मूवी हिट हो पाएगी, और जो इसके हीरो हैं वो जस्टिस भी नहीं कर पाएंगे फॉरेस्ट गंप के साथ। और अनिल जी देखिए, हिंदुस्तान में अनिल जी मूवी चलती है ग्लैमर वाली, ये अलग अनिल जी ऑस्कर वाली मूवी की कॉपी है, तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं है चलेगी, कहीं बिग फ्लॉप ना हो जाए अनिल जी 2022 की है। ओहो, बंसल जी ने बोल दिया बात ही खत्म। हाँ, बंसल जी तो मतलब फिर अब तो कोई कि क्यों मतलब ढीला रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। हाँ, अब पता चला बंसल जी नहीं देख रहे पिक्चर तो फिर बहुत मुश्किल है मामला। और ऊपर से हाँ मतलब ना देख रहे हो, अगर समय ना हो, रक्षाबंधन में बिजी हो, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में बिजी हो बंसल जी, तब तो समझ में आए। करेक्ट। लेकिन जो डिसीजन है वो क्वालिटेटिव इनपुट्स के काम है, मतलब ओरिजिनल ही नहीं पसंद आई तो रीमेक कैसे पसंद आएगा, ऐसा हाल है। आपको ओरिजिनल भी पसंद नहीं आई बंसल जी? नहीं अनिल जी देखिए, मूवी अच्छी है, वो सब चीजें ऑस्कर के लिए ठीक होती है अनिल जी। देखिए यहाँ पर हम लोग मूवी देखते हैं ग्लैमर और बाकी चीजों के लिए अनिल जी, अच्छा। तो वो चीजें अनिल जी यहाँ नहीं चलती है अनिल जी। मूवी अच्छी है अनिल जी, 3 बार मैं दबाव पे देख चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब चौथी बार अनिल जी अपनी मर्जी से देखने का मतलब नहीं है अनिल जी। हम नहीं पूछेंगे कि 3 बार किसने दबाव दिया है, अगर आप कोई अलग कोई कारण हो दबाव का तो बता दें, बाकी तो हमें पता ही है कि दबाव आपके ऊपर कहाँ से आता है। आइए इस बीच बिना दबाव के बंद हुए हैं बाजार। अगर आप कल की क्लोजिंग से देखें और आज के हाई से देखेंगे तो हल्का रहा दबाव, और वो भी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी तो कोई दबाव वबाव वाली संभावनाएं दूर दूर तक है नहीं। 17,640 ये है आज की क्लोजिंग, लेकिन चिंता न करें, फाइनल क्लोजिंग जो आएगी वो 17,650 के आसपास आएगी, उसके ऊपर आएगी। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 38,835, फाइनल क्लोजिंग इसके ऊपर ही आएगी, 38,850 के ऊपर ही, यानी कि मजबूत क्लोजिंग। लेकिन बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और दुनिया जहान की सारी खबरें एक साथ आपको मिलेगी आज ही हमारे चैनल पर। और वीकली शो जो है आपका फेवरेट, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भरा हुआ बात दुनिया की। और आज के शो में क्या है खास, देखिए एक झलक। अपने लंबे नाखूनों के जरिए महिला ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्लेन के ऊपर 93 साल की दादी का हैरत अंगेज स्टंट। पाकिस्तान में क्यों लगी शेरों की सेल। एडवेंचर के हैं शौकीन तो अंटार्कटिका में कीजिए डेस्टिनेशन वेडिंग। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। अंटार्कटिका में डेस्टिनेशन वेडिंग। जैन साहब आप तो बहुत घूमते हो डेस्टिनेशन वेडिंग में, वहां तो खाली बर्फ मिलेगी खाने के लिए। बट आजकल जा रहे हैं अनिल जी, मैं देख रहा हूँ कुछ जो एकदम एफ्लुएंट लोग हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने ये ट्रिप किया अंटार्कटिका की। बट ये डेस्टिनेशन वेडिंग ये थोड़ी बड़ी बात है, बट कर सकते हैं सर, जिनको करना हो तो करेंगे। बट ये बात सही है, वहां बर्फ ही मिलेगी और तो बाकी अरेंजमेंट से ही जाएगा। सारी चिंता मत करें, खाने पीने का सामान यही से जाएगा एक्चुअली। लेकिन हाँ गजब है, लोग कहाँ मतलब वो एक्चुअली लोगों को कुछ न कुछ अलग हटके करने के लिए। बिल्कुल सर। और हाँ, हिंदुस्तान की तो जीडीपी का 18-20% कॉन्ट्रीब्यूशन शादियों का है। तो शादी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में कि और नेचुरली मेरे ख्याल से आदमी जिंदगी भर में जो कमाता होगा वो अपने बच्चों की शादी पे 18-20% तो खर्च कर ही देता है, जितना जो भी दिन। तो मतलब सोच लो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और अब डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ जाकर हो रही है। इसके अलावा भी बहुत बेहतरीन खबरें जो मिस मत कीजिएगा। आज फाइनल क्लोजिंग आ गई, जैसा हम कह रहे थे 17,650 के ऊपर आएगी, 17,660 के आसपास। और बैंक निफ्टी में भी 38,880 के आसपास आई है। 1% ऊपर निफ्टी रहा तो बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर, और 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है आपका सेंसेक्स। आइए शाम के और आयोजन बता दूं आपको। जी बिजनेस और NCDX IPF की खास पेशकश
कमोडिटी क्लास में आज हम बात करेंगे कि एग्री वायदा के किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है, खेती करने से लेकर भाव तय करने में वायदा कारोबार कैसे फायदा कर सकता है, और किसी एग्री का वायदा नहीं होने पर किसानों को नुकसान होने की आशंका जो रहती है इससे कैसे बचा जाए। इस पर शाम 5:30 बजे हमारे खास शो में जुड़िएगा। एग्री वायदा से कितना फायदा, आज की हमारी कमोडिटी की क्लास। फर्जी लोन ऐप के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। 2 साल तक लगातार आवाज उठाने के बाद आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग ऐप पर गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में ग्राहकों के अधिकारों का पूरा ख्याल रखा गया है और अब ऐप्स उनके फोन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं ले पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐप आपके फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल में घुस के डिटेल्स नहीं ले सकता है। कैमरे की इजाजत भी सिर्फ एक बार दी जाएगी, जब आपको वो लेने होते हैं ना, क्या बोलते हैं, केवाईसी के फोटो, उसके अलावा नहीं। ग्राहकों के डेटा आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। वाह, ये बढ़िया ये हुई ना बात। ये बहुत, मगर दिक्कत ये कि आरबीआई के सारे नियम सिर्फ रेगुलेटेड ऐप्स पर ही लागू होंगे और जो अनरेगुलेटेड ऐप्स हैं वहां अभी भी बहुत एक्शन होना बाकी। रेगुलेटेड तो मानना ही पड़ेगा, जो अनरेगुलेटेड उसका क्या किया जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे आज शाम 6 बजे और जानेंगे इन गाइडलाइंस में अच्छा क्या है, खराब क्या है, अनरेगुलेटेड ऐप्स पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। प्रशांत माली साहब होंगे जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। मधु एकम्बरम फाउंडर हैं वो, फेस फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर्स एम्पावरमेंट, और साथ ही अंकित मेहरा साहब होंगे सीईओ ज्ञान धन के। आज के शो का नाम है उगाई ऐप की कमर क्रैक। ये है आपके लिए विशेष शो। मनी गुरु की खास पेशकश आर्थिक आजादी में आज हम महिलाओं के लिए वित्तीय तौर पर स्वतंत्र होने का फॉर्मूला बताएंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्यों के लिए निवेश कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। आपकी तैयारी कराने के लिए 2 खास मेहमान, फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड हेड श्वेता रजानी, दोनों के साथ देखेगा आधी आबादी की आर्थिक आजादी, यानी कि महिलाओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम होगा आज आपके लिए। इंडिया एट 75, आधी आबादी की आर्थिक आजादी, ये हमारा विशेष कार्यक्रम। और रात 8 बजे अपने प्राइम टाइम शो इंडिया 360 डिग्री में जी बिजनेस 75 साल में देश की तरक्की कहानी आपको सुना रहा है, ये भी बता रहा है कि अगले 25 साल में क्या क्या हासिल होगा। अब तक हमने बात की इकोनॉमी, इंफ्रा और कृषि की, आज बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में कैसे रहे भारत के 75 साल और आगे का क्या है फ्यूचर। देखना मत भूलिए शाम 7:56 पर जी बिजनेस की खास सीरीज इंडिया 800 सेक्टर स्पेशल सेहत से समृद्धि, शाम 8 बजे का हमारा विशेष कार्यक्रम। विदा लेने का वक्त है, लेकिन कल फिर से एक विशेष दिन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के पहले का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार भी है, तो ढेर सारा एक्शन होगा। हफ्ते का आखिरी दिन होगा, 3 दिनों का लंबा वीकेंड भी है। पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ आ जाइएगा। तब तक रक्षाबंधन के त्यौहार को हंसी खुशी और उत्साह के साथ मनाइएगा। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत जी और साथ ही साथ हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल सुबह सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।